बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। सबीन, देखें वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है और गुजर रहा है। हाँ। कि रमज़ान का पहला अशरा आज ख़त्म हो रहा है। एग्जैक्टली, वाकई टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा, मेरे से तो अब जब आया ना कि अभी जैसे हम पिछले साल की ट्रांसमिशन कर रहे थे और अचानक से थोड़ा टाइम गुजरा और अब अचानक से हम दूसरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ब्लेस्ड ऑब्वियसली, लेकिन वही बात है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और खूबसूरत सी बात हम करना चाहते हैं। कहा जाता है जाहिल के सामने अकल की बात ना करो। अच्छा, आप लोग जिनको नहीं पता कि क्यों ऐसा करना है, तो उनके लिए कि अगर आप जाहिल से अकल की बात करेंगे, वो क्या करेगा? पहले वो करेगा बहस, फिर वो अपनी जब हार देखेगा तो दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि जरा आप उससे डिबेट करेंगे, आप ही गलत है, ये बंदा तो मेरा अच्छा चाहता ही नहीं है। आप लॉजिक देंगे वो कि यार ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है, तो फिर वो दुश्मन बन जाएगा आपका। और अगर हम आसपास नजर दौड़ाएं सबीन अपने ही रिश्तों नातों में, दोस्तों यारों में, तो मालूम होगा कई मरतबा हम ऐसा कर जाते हैं ना, गलत मौके पर दुरुस्त बात करते हैं, फंस जाते हैं, फिर कहते हैं मौका महल देखकर बात किया करो। ये बात इस वक्त नहीं करनी, टाइमिंग बड़ी जरूरी होती है। वैसे शुएब, अक्सर ये भी होता है कि मौका भी होता है, आपकी बात भी ठीक होती है, लेकिन आप उस महफिल में गलत बात कर जाते हैं, सही बात कर जाते हैं जो कि उन लोगों को गलत लग रही होती है, तो आप बातें पछता रहे होते हैं कि अच्छा अब तो सारे मेरे अगेंस्ट हो गए, सब मेरे दुश्मन हो गए, मेरी बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। या समटाइम्स सबीन ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बात है, वो ठीक बात है और आपको करनी थी, लेकिन अकेले में करनी थी, महफिल में नहीं करनी थी। किसी की तस्हीह अगर करनी थी, कोई बात समझानी थी या बतलानी थी, तो वो अकेले में करनी, सिचुएशन देखनी चाहिए, सिचुएशन देखनी चाहिए कि उस वक्त आपको बात करनी है या नहीं करनी। और एक और अहम बात का अंदाज, ये बहुत मैटर करता है। समटाइम्स लोग कहते हैं ना जी कि अच्छा तुम हीद मत बांधो, बात करो। नहीं, कभी कभी तो हीद जरूरी होती है, ताकि आपको वो बात गलत ना लगे, आप उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात लें जो इंसान जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि बात आप सीधी शॉर्ट जब बात कर रहे होते तो अगला इंसान उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ले सकता है। अभी मैंने तो एक और चीज सीखी है, क्या? आप नसीहत उसको करें जो आपसे नसीहत का तलबगार है। सही बात है, वरना ना करें, वरना खामोश रहे, बराए मेहरबानी खामोश रहे। अच्छा, वही वाली बात है, कहते हैं ना कि सोच समझ के आप बात किया करें, अपने लफ्जों को नापें तोलें, उसके बाद आप बात करें, और ताकि आप कोई भी वर्ड अगर अपनी मुंह से निकाल रहे हैं तो उसकी एक अहमियत हो उस महफिल में भी, उस जगह पे भी, और उसका फायदा हो। अब एक और अच्छी बात है मेरे पास जी, आप भी खुश हो जाएंगे, रवाम भी खुश हो जाएगी। महंगाई कम हो गई है। फरवरी में महंगाई की शरह में 3.4% रिकॉर्ड इसको किया गया है। खाने पीने की अशिया कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। ये सब सस्ता हो रहा है, महंगाई खत्म हो रही है। ये फरवरी में हुआ है, लेकिन आप सवाल ये है कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है भैया? यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ नहीं हुआ। जहाँ पे आप और मैं रहते हैं वहाँ नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये बरतानिया में हुआ है। ये खबर बरतानिया की है, लेकिन मैंने सोचा शेयर जरूर आपसे करूँ, अगर वहाँ हो सकता है तो भैया यहाँ क्यों नहीं हो सकता? होना तो चाहिए ऑब्वियसली। आलमी अगर हम कह रहे हैं ग्लोबली महंगाई हो रही है, तो वहाँ पर देखें कि किस किस तरह से लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है और किस किस तरह से महंगाई की शरह को नीचे लाने की कोशिशें की जा रही हैं, ना कि ये कि शरह बढ़ रही हो। वैसे अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने SIFC की एपेक्स कमेटी से जो गुफ्तगू की, तो यूँ तो उनकी बहुत सी बातें, लेकिन उनकी दो बातें ना मेरे यहाँ फंस गई हैं सभी। एक, उन्होंने कहा कि अगर 13.5 अरब रुपए मिल जाए ना तो कशकोल टूट जाएगा। समझ आइए आपको, 13.5 अरब मिल जाए, कशकोल टूट जाएगा। एक और बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा जी निगरां हुकूमत ने 87 अरब रुपए की बिजली चोरी बचाई है। 87 अरब की। एक तरफ क्या बात हो रही है, 13 अरब मिल जाए कशकोल टूट जाएगा। एक तरफ निगरां हुकूमत ने 87 अरब की बिजली चोरी बचाई है, इसका मतलब कशकोल तो टूट जाना चाहिए था। नहीं, उसके अलावा मजीद एडिशनल चाह रहे होंगे ना। कहाँ 13 और कहाँ 87 की बचत हुई है सबीन, वो 87 अरब कहाँ है? माय क्वेश्चन इज वेयर इज दैट? चलें 87 अरब। हाँ, लेकिन चले, अच्छी बात है। अच्छा देखें, ऐसी बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं हर हुक्मरान से। हमने हर दौर में ये बातें सुनी है कि ये हो जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाए। अच्छा, अब वो जो कहते हैं ये हो जाए, जब वो हो जाता है तो फिर कहते हैं अच्छा मजीद कुछ और होने की जरूरत है। तो एक मिनट रुक जाइए सबीन, वो एक और बात जो आपने कहा ना मजीद कुछ होने की जरूरत है। आपको याद है 2 रोज पहले उन्होंने कहा था कि IMF प्रोग्राम में चले तो गए हैं, लेकिन हमें आइंदा कर्ज की तरफ नहीं जाना। कहा था इससे मुल्क को नुकसान होता है। अभी पता क्या कहा था कि अगले IMF पे जाना पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे थे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब एक तो चाहत होती है और एक करना पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, चाहत साइड पे रह जाती है और अब जो जिसको मजबूरी का नाम देके करना होता है वो चीजें फिर जाहिर है आगे करनी पड़ रही होती हैं। ठीक है, मेरा ख्याल आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मेरी भी आगे बढ़ने की चाहत है अब।
बढ़ते जी। अच्छा जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है और अब जो आप बात कर रहे थे, अच्छी बात ऐड कर देते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंगलात को बढ़ते हुए ख़तरात से निपटने के लिए हमें टेक्निकल इक़दामात जो हैं वो लेने बड़े ज़रूरी हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद जंगलात के रकबे को बेहतर बनाना है, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और इसी जानिब अगर देखा जाए तो वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ जंगलात के आलमी दिन पर उन्होंने भी आवाम से बात की और कहा है कि प्लांट फॉर पाकिस्तान ये जो कैंपेन शुरू की गई है इसके लिए उन्होंने अपील किया है। उन्होंने कहा कि ज़मीन जो है वो माँ जैसी है और ऑब्वियसली इस दरख्त लगाएंगे आप तो इंसान की सांस चलेगी। Is he following that philosophy of billion tree tsunami? I don't know. नाम चेंज कर दिया, मुझे ऐसा नाम चेंज कर दिया, वैसे सही बात। अच्छा, ये भी एक बड़ी जबरदस्त आपने बात पॉइंट आउट की है, मकसद वही है, काम वही है, कोई भी लेकिन क्योंकि जो पिछले कर रहे थे आपने उस नाम को नहीं कंटिन्यू करना क्योंकि वो क्रेडिट उसमें चला जाएगा। बात क्रेडिट की है या काम की है? लोग अगर फेमिलियर हो चुके हैं इतने सालों से एक टर्म के साथ और बजाय इसके कि आप दोबारा एक वक्त ज़ाया करें, मजीद टाइम लगाएं कि लोगों को आप वो नाम रजिस्टर करवा रहे हो, जो ऑलरेडी चल रहा है उसको आगे लेकर चलें। ये पाकिस्तान की बात करना है ना। पिछले वाले भी कुछ ऐसे ही थे ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम का नाम। ये हर दफा ऐसे होता है कि अपनी मर्जी का नाम देना है, भाई जो काम चल रहा है उसे चलने दो, तो ये हर दौर में हम देख रहे होते हैं, हर दौर में ये होता है। और तस्वीर से निकल आना चाहिए, किसी भी चीज में नाम और तस्वीर से निकल आना चाहिए। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। सबीन, क्या कह सकते हैं कि मौसम ने एक बार फिर कलाबाजी ली है और सर्दी ने वापस एंट्री दी है। नहीं सर, भूल गया बड़ी जबरदस्त एक लाइन थी, मौसम ने ली कलाबाजी और अब आई है बर्फ की बारी। एक बार फिर बर्फ की बारी, मौसम ने खाई है कलाबाजी। तो ये हुआ जनाब, दोबारा से पारा चिनार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, यानी मौसम फिर से कुछ सर्द हो गया। आज इस्लामाबाद में मौसम खासा बेहतर है, अच्छा मौसम था। थोड़ी गर्मी अब नजर आ रहा है कि स्टार्ट हो रही है। आज तो सुबह से बादल छाए हुए थे, बादल है, हल्की हल्की बारिश भी थी, मतलब कुछ जगहों पर हल्की हल्की बारिश भी हुई, तो मैंने तो आज एंजॉय किया। तो आपके सेक्टर में हो रही थी, आप बहुत दूर रहती हैं, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ मौसम अच्छा था। अच्छा, एनीवेज गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, आज़ाद कश्मीर की बात कर लें सबीन, आज वहाँ बादल बरसे हैं और मज़ीद भी बरसेंगे, और जो पहाड़ है वहाँ पर बर्फबारी का भी इम्कान है। और इसी तरह से मैं अगर आपको ले जाऊँ बलोचिस्तान, तो वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है और वहाँ पर मौसम थोड़ा सा बेहतर है। इस तरह केपी में बात करें तो यहाँ पर भी बादल बरसेंगे मज़ीद, और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। इसके साथ साथ मरी, गलियात, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बारिश का इम्कान है। तो सर्दी, जिस तरह उस दिन कहा था हमें सरदार सरफराज साहब ने कि अभी इस मंथ के एंड पे एक स्पेल है, तो वो स्पेल आ चुका है। तो अभी ये मत समझे कि सर्दी खत्म हो चुकी है, अभी ये सर्दी की अब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आखिरी लहर, फेयरवेल ऑफ विंटर्स, फेयरवेल है उनका। आई होप सो। ओके फाइन। अब आई मीन एट द एंड ऑफ द मार्च अभी फेयरवेल बनता है सबीन, अब और कितनी सर्दी आपने चलानी थी। सही बात है, हाँ। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं। तो सऊदी अरब से खबर है। सऊदी अरब में जो लेजेंड मौजूद हैं फुटबॉलर क्रिस्टियानो, इनका नाम हमेशा फंबल करता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके एक हमशक्ल की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा दोनों की शक्लें आपस में मिल रही हैं और ज़ाहिर है ये वायरल है और लोग यही कह रहे हैं कि ये पहचाना नहीं जा रहा अगर दो लोग हैं। इस वक्त देखें, अगर हम इस वक्त देखें ज़रा विजुअल्स भी अगर हम देख रहे हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। बिल्कुल ऐसे ही है। रियाद का स्टेडियम है और रोनाल्डो के फैंस उनके हम शक्ल के साथ सेल्फीज लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो हम शक्ल हैं अपनी इस नई शोहरत को वो खासा एंजॉय भी कर रहे हैं और खुशी खुशी लोगों में घुल मिल रहे हैं। कह रहे हैं रोनाल्डो ना सही मैं सही, मेरे साथ बना लें आप सेल्फी। अच्छा, वो लिफ्ट नहीं करवाते तो मैं करवा देता हूँ। हाँ, मेरे लिफ्ट खाली है। ठीक है जी, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं इंडिया। वहां से हमारे पास खबर है जहाँ दो भाइयों ने ये सोचा, ये है मेरी गाड़ी, बनाऊंगा इसको मैं हेलीकॉप्टर। कहते हैं ना कि मैं बड़े होकर जहाज बनूंगा, बना दे। नहीं, कोशिश की थी, जुगाड़ मतलब वो यार लिख देते होते हैं ना शुगल में, तो उन्होंने सोचा होगा इस गाड़ी के पीछे लिखते हैं कि मैं बड़ी होकर हेलीकॉप्टर बनूंगी। जुगाड़ भी उन्होंने किया। हाँ। लेकिन इस सोच के दरमियान, इस कोशिश के दरमियान वहां की पुलिस आ गई और यूं उनकी कोशिश अधूरी रह गई, क्योंकि वो जा रहे थे इसको कलर करवाने के लिए। ऑलरेडी उन्होंने इसको बना लिया था, लेकिन जब इसको कलर करवाने के लिए ये जा रहे थे वर्कशॉप पे तो रास्ते में पुलिस ने देख लिया और पुलिस ने इसको रोक लिया, ट्रैफिक पुलिस ने, और जुर्माना भी इन पर आयद किया है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैंने ज़ाहिर सवाल फिर किया गया कि ऐसी क्या जरूरत पेश आई थी कि आपने गाड़ी को हेलीकॉप्टर की शक्ल दे दी। तो उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे थे कि शादी ब्याह की तकरीबात में मुनफरिद
गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए, और ज़ाहिर है जब लोग देखेंगे मुनफरिद चीज़ है तो इनको रेंट पे लेंगे और इससे ये ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू था। आई मीन नॉर्मली हम देखते हैं सबीन कि आजकल शादी ब्याह के तकरीबात में जिस तरह एंट्री होती है मुख्तलिफ व्हीकल्स पे, मॉडिफाइड काइंड ऑफ व्हीकल्स, तो अगर बना रहे थे इसमें क्या मजायका था, कौन सा से उड़ जाना था? हो सकता है कोई पॉलिसीज वगैरह प्रोबेबली शायद होती हो कि आप नहीं कर सकते होंगे। फाइन, बट आई थिंक मुल्क अपना होता है, एक प्रोबेबली शायद उनके होगा, मे बी, बट मुझे फिर भी लगता है इसमें कोई इशू नहीं था। पर्सपेक्टिव से भी शायद ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में ये कोशिश करना चाहते हैं कर लें। यहाँ पे मॉडिफाइड गाड़ियाँ होती हैं, इतनी ज्यादा मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, उनको मजे की लगती है। कानून देख लें एक दफा, उसके बाद करें। अच्छा भाई, ठीक है, कानून देखें एक दफा। चलें आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं सबीन, 2 साल बच्चे की बड़ी जबरदस्त वीडियो है, बड़ी प्यारी सी, एक बच्चे और कौवे की दोस्ती की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, लगाव की कहानी है। और जिस तरह से वो कौवा रोज स्कूल के बाहर उस बच्चे का इंतजार करता है, और जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसके साथ वो टिक 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 चलना शुरू कर देता है। तकरीबन हर वक्त उसके साथ रहता है, तन्हा नहीं छोड़ता। और सोशल मीडिया सारिफीन इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। अच्छा, वो खेलता है साथ उसके कि जैसे ही वो देखें बच्चा भागने लग जाता है तो वो कौवा साथ आता है। वो लाउंज में बैठा होता है तो क्योंकि घर के अंदर अलाउ नहीं कर रहे होते तो घर के बाहर खिड़की के बाहर जो है वो बैठ जाता है। अच्छा, घर से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो कौवा फिर साथ आ जाता है और मेक श्योर करता है कि बच्चे को जब स्कूल से बाहर मतलब लेने आए तो वो मेक श्योर करें कि वो टाइमली घर पहुंच रहा हो। अच्छा, इसकी मदर ने जाहिर है इसको किया था, इस वीडियो को शेयर किया था और साथ में उसने ये कहा था कि जब इस कौवे को मैं हाथ लगाने लगती हूँ तो ये भाग जाता है, वो बच्चे का दोस्त है, बच्चे के मम्मी का दोस्त नहीं है। तो एक ये बच्चा है जो कि इस कौवे को हाथ लगा सकता है और वो ये देखें जी, और वो उसको कुछ भी नहीं कह रहा। क्या बात है, दोस्त है ना उसका। अच्छा, अंदर भी आ गया है, टू हैव सम फूड मे बी। ये चले जी, बढ़ते हैं आगे। ये तो बड़े ही ज़बरदस्त विजुअल उन्होंने शेयर किया है, मासूम सा बच्चा और मासूम सा कौवा, क्यूट सा, ये मैं कहूँगा क्यूट सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं जनाब। उड़ान भरते और ज़मीन को छूते तैयारों का पस मंज़र अगर हो तो आप सोचेंगे भला कहाँ पे होगा? ज़रा किसी एयरपोर्ट पर होगा। तो दुबई एयरपोर्ट है, उसका रनवे, और यहाँ पर मुनफरिद अफ्तारी का इंतज़ाम हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको खजूर, फल, मिठाइयाँ, मशरूबात और रिवायती जो अरब खाना होता है वो अफ्तारी में पेश किया गया। तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है जी उनका। एक तो वो अफ्तारी इंजॉय कर रहे हैं और दूसरा वो ज़रा रनवे पे जो आसपास माहौल है वो देख रहे हैं। कोई जहाज़ आ रहा है, कोई जा रहा है। तो वैसे दुबई से आजकल ऐसी खबरें आ रही हैं, नया नया कुछ, ऑब्वियसली अच्छी बात है। आपको नए नए मनाज़िर, नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं कि दुनिया में कैसे हो रहा है और लोग क्या क्या नई चीज़ें ला रहे हैं रमज़ान के महीने में अफ्तारी के एतबार से। और वो जो आसपास गाड़ी पे जा रहे होते हैं भाईजान, वो भी फ़ौरन रुक गए, उन्होंने भी अफ्तारी ज्वाइन कर ली। हाँ, चलें जी, ये तो हमने कुछ खबरें आपसे शेयर की हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह की। 92वीं लीग है द 100, उसके महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं, यानी स्टार खिलाड़ी हैं। और बर्मिंघम फोनिक्स ने 1,25,000 पाउंड्स के एवज इनको हासिल किया, कि खिदमात हासिल की हैं जी, इनको हासिल नहीं किया, खिदमात हासिल की हैं। नसीम शाह हमारे रहेंगे और 1,25,000 पाउंड्स की महंगी तरीन कैटेगरी में आने वाले पहले पाकिस्तानी है। और उनका पाकिस्तानी करेंसी में जो मुआवजा है वो 3,70,00,000 रुपए से ज़ायद हो चुका है। अच्छा, अगर दीगर प्लेयर्स की बात करें जो मुंतखब हुए हैं तो उसमें इमाद वसीम भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं जो कि इस द 100 के लिए मुंतखब हुए हैं। और इमाद वसीम को ट्रेंट रॉकेट्स ने 1,00,000 पाउंड में हासिल किया, जबकि वेलिश फायर ने शाहीन शाह अफरीदी को मुसलसल दूसरे सीज़न में साइन किया और शाहीन शाह अफरीदी को भी 1,00,000 पाउंड मुआवजे पर साइन किया गया है। द 100 इसका चौथा एडिशन जिसका आगाज़ होना है अब से कुछ महीनों बाद, जुलाई में इसका बाकायदा आगाज़ होगा। लेकिन हमारे खिलाड़ी वहाँ पर भी छा जाएंगे और अभी ज़ाहिर है उनकी क्या कहना चाहिए कि सिलेक्शन हो गई है। और बड़ा अच्छा लगता है अपने खिलाड़ियों के बारे में ऐसी खबरें शेयर करके और उनके कि किस तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है और पाकिस्तान का टैलेंट जा रहा है आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर है और वो ख़बर खासी दुखी है। कराची से ख़बर है और ऐसा नहीं कि खबर पहली बार आई हो, ऐसे बहुत सी खबरें पहले भी कराची से आती रही हैं। खुले में मैन होल जिस तरह से जान लेते हैं, एक और बच्चे की जान ली है कराची में खुले मैन होल ने। लांढी शाह लतीफ़ टाउन का ये इलाका है। 4 साला बच्चा अपनी माँ के साथ बाज़ार गया था, वापस घर नहीं आया, क्योंकि जब वापस आ रहा था खेलते खेलते उस मैन होल में गिर गया, जाँ बाक हो गया। ज़ाहिर ये ऐसा वाक़या है कि बहुत दुख है उस माँ उस फैमिली के साथ। हम तो सिर्फ लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं, सभी बयान भी नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है एक मासूम सा बच्चा जो गया था घर से बाज़ार, क्या मालूम था कि जो वापस आएगा तो वो कफन में लिपटा हुआ आएगा।
और शुएब ऐसी खबरें गाहे बगाहे हम शेयर कर रहे होते हैं, बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि आए दिन इस तरह की कोई ना कोई खबर सामने आ रही होती है और ऑब्वियसली बदकिस्मती से मैनेजमेंट की कोई भी स्टेटमेंट इस तरह से किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही होती। हाँ, चूंकि अगर मेयर की बात करें तो सवाल उनसे होता है, इससे पहले उन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च की थी ना कि जो मैन होल है उनके हम ढक्कन लगाएंगे सबके। अब वो क्या कहते हैं कि कराची में गटरों के ढक्कन तो वो लगाते हैं लेकिन हटा दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पाउडर माफी है, वो कहते हैं इसका कंट्रोल हम नहीं कर सकते, पुलिस करे। यानी मेरा क्वेश्चन है कि पुलिस नहीं करे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यानी ये बच्चा जो चला गया इसके वालिदैन किससे पूछेंगे? वो आपसे पूछे तो आप कहते हैं पुलिस का काम है, तो क्या पुलिस में जाके पुलिस के खिलाफ एफआईआर कटवाएं? वो फिर किसके खिलाफ जाएं? वो उसका लहू किसके हाथ में तलाश करें? मैनेजमेंट है ना, आप मेयर हैं, ऑब्वियसली आपका काम है कि आपने किस तरह से पुलिस से जवाब लेना है, आपने पूछना है, किस तरह से इंसाफ दिलाना है। बिल्कुल ऐसे है नाज़रीन, हम यही दुआ कर सकते हैं कि दोबारा कभी ऐसी कोई खबर ना आए हम तक। एनीवेज जी, इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने। रमज़ान और हम हमारी ट्रांसमिशन जिसमें हमारा ये स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें किचन में काम करने वाले, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, मैं किचन में काम करने वालों की बात कर रहा हूँ, जिन पे जिम्मेदारी भी होती है, जिनको शौक भी होता है, जिनको करना भी चाहिए, उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। शौक नहीं भी है तो तब भी करें। एक्जैक्टली, ज़रूरत है ना, करना चाहिए आपको, वर्क लोड शेयर करना चाहिए। तो चाहे फिर सहरी हो चाहे अफ्तारी हो, आपने कुछ बनाना है। ऐसे में कोई अगर ये कहता है ना कि मुझे बनाना नहीं आता तो हम सिखा रहे हैं, मैं और सभी नहीं सिखा रहे, हम तो खुद सीख रहे हैं। सबा सिखा रही है। सबा अल्ताफ हमारे साथ मौजूद है। आज देखते हैं जी हमारे किचन में क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम सबा, आज क्या बन रहा है? वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग ना 2 रेसिपीज़ का वो बना रहे हैं, काइंड ऑफ फ्यूजन, क्योंकि अगर वैसे हम फ्राइड बेस बनाते तो वो भी बन सकती है, उसको बोलते हैं स्कॉच एग्स। और उसके अलावा हमारे यहाँ बनते हैं नरगिसी कोफ्ते, जो कि बनते हैं बीफ के कीमे के साथ, अंडे को मसाला वगैरह लगा के बीफ के कीमे के अंदर सारा मिक्स बना के और बॉयल्ड अंडे के ऊपर उसे रैप किया जाता है और फिर फ्राई किया जाता है। तो वो एक अच्छा सा मज़े का ट्विस्ट है ऑन अ बॉयल्ड एग, राइट? तो लेकिन हम, और इसके साथ ग्रेवी भी होती है। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि बीफ का कीमा बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वो नहीं बना रहे, चिकन के कीमे में बना रहे हैं, और ग्रेवी हम बना रहे हैं साइड पे फॉर सर्विंग सॉस। डालडा से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 to 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लेना है और उसके अंदर ने 1 प्याज को हरी मिर्च के साथ ब्लेंड करके इस तरह से ना ब्लेंडेड प्याज और ब्लेंडेड टमाटर ले लेना है। ये रहा मेरा स्पैचुला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया यहाँ पे। चिकन के कीमे को मैंने पहले से ही यानी धनिया और हरी मिर्च डाल के ब्लेंड कर दिया है। और अब इसमें जा रहा है हल्का सा हल्दी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। फिर 1 टीस्पून जा रहा है पिसा हुआ धनिया, चिली फ्लेक्स ऑल्सो 1 टीस्पून, गरम मसाला है इसमें 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च इसको भी 1/2 टीस्पून ही रखें, नमक डाल दीजिएगा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट इसको भी देख लेते हैं साथ साथ। यही सारे मसाले फिर इस ग्रेवी में भी जाएंगे। अगर आप वैसे कोई ग्रेवी मिक्सेस आते हैं ना, जो मिक्स मसाला पैकेट होता है, तो वो डाल दें, तो बजाय अलग अलग मसाले डालने के आप सारा एक जगह एक साथ डाल दें, ठीक है। इसके अंदर अब ये इधर आ जाएगा, बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट इधर आ गया। और अब टाइम हो गया है टमाटर का, पिसा हुआ टमाटर ब्लेंड हुआ हुआ। 1 टमाटर लीजिएगा, उसको ब्लेंड कर दें। इसके अंदर भी हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं साथ ही। चिली फ्लेक्स आ गए, अगेन इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डल रहा है, 1 टीस्पून एंड अ लिटिल मोर, सो अराउंड 2, नॉट रियली 2 बट 1.5 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर आ गया, धनिया आ गया, और इसको हम कर देंगे मिक्स। ब्लेंडेड इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ब्लेंडेड हम लोग, आप घर पे है टाइम तो चॉप करके, और जिस तरह से हम सालन की ग्रेवी बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त अरोमा आना शुरू हो गया, वाह, खुशबुएं इधर ऑन करके। दोनों सही है, दोनों सही है। खुशबुएं आ रही है, खुशबू नहीं आ रही, बहुत सारी खुशबुएं आ रही हैं। हर इंग्रेडिएंट की अपनी खुशबू है, तो मिक्स होकर खुशबुएं हो गई। ओके, इधर हम ऑयल ऐड कर देते हैं ताकि ये
हीट अप होना शुरू हो जाए। डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम। अच्छा, एक तो जो सालन का या ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है बेसिकली, वो भी आपको अपनी डननेस बता रहा होता है कि हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक निशानी हम लोग यूज़ करते हैं कि तेल अलग होने लगता है, तो उसका मतलब होता है कि हो गया है रेडी, ये आपकी ग्रेवी रेडी हो गई है। इसको मैंने हल्के पे ही रखा हुआ है, मज़ीद हल्का कर देते हैं ताकि इसका ज़्यादा पानी ना उड़े। यहाँ पे ये गर्म हो रहा है, इसको बस हल्का सा हाथ से मिक्स करना है। एक्चुअली अगेन ये सारी प्रेप आप मशीन में कर सकते हैं, ये मैं आपसे पहले कर सकती थी, बट आपको दिखाने के लिए और देयर आर पॉइंटर्स टू गिव व्हाइल यू आर कुकिंग, बताना होता है स्टेप बाय स्टेप। इसकी हम फिर कोटिंग कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स में और मैदे में। थोड़े से हाथ मैसी होने वाले हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद डिलीशियसनेस जब टेबल पे आती है तो दैट्स फाइन। थोड़ा सा बीट कर लेते हैं एग। ऑयल हो गया है गरम। कीमे का इस तरह से ना लेके और फ्लैट सा काइंड ऑफ हाथ पे ही ऐसे करके लाइक कटलेट टाइप का बनाएं, लाइक मोटा सा, और इसके अंदर एग रख के और इसको आप फोल्ड कर दें अपने आप पे। इसको मिला दें, आपको लगे साइड्स नहीं मिल रही हैं और कीमा ऐड कर दें। आपने एक कोट इसको करना है मैदे में, और मैदे में करने के बाद आपने इसको अंडे में करना है। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी वजह से भी टूटेगा नहीं। नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि अच्छा वो टूट गया, बड़े प्याले में टूट गया, प्लस एक क्रंची सी लेयर बन जाएगी। जो क्रिस्पी होता है ना ब्रेड क्रम्स, अच्छा भी लगता है वो। लेयर अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये हो गया। यस, ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 ड्रॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 एंड इन। इधर ग्रेवी डिश आउट कर लिया है, इसके ऊपर हम एग्स निकाल लेंगे और हम लोग चल रहे हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक बहुत मज़े की तो है, दैट्स अ गिवन। ये लेकिन मैं पहले उतारूंगी ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए कलर चेंज। आ जाओ जी, तो थोड़ी देर इधर रखते हैं। रूह अफ़ज़ा का हम ड्रिंक बना रहे हैं। हमने मिल्क बेस लिया है, इस दफ़ा मिल्क ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर आपने इसके अंदर थोड़ी सी फालूदा की जो वो होती है ना, सवैयाँ जो होती हैं, वो आपने लेनी है। इसको आपने अपने मिल्क में ऐड कर देना है। और मैंने इसके अंदर मज़ीद यानी स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग घर पे आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, रियली वर्सेटाइल डिश। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन ऐड कर दिया है। रूह अफ़ज़ा हम ऐड कर रहे हैं। चलो जी, डन। वाह, इसमें आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं। अंदर इतने मजे के कलर्स। तो नाज़रीन, ये देखिए इस जग के अंदर जो एक ज़बरदस्त मशरूब आपको दिखाई दे रहा है, ये है आज की हमारी ड्रिंक, जिसमें दूध एज अ बेस सबा ने इस्तेमाल किया है, रूह अफ़ज़ा भी है, जेली भी लेंगे साथ साथ। ज़रा फ्रेम चेंज हो चुका है तो बता दें कि इस वक्त कट रहा है ये नरगिसी कोफ्ता। यार ज़बरदस्त इसका एक मैं कहूँगा कि लुक है। आहा, अब हम इधर कर लेते हैं ग्लास। ओके, चलें जी। इसके अंदर ग्लासेस में ऐड कर देंगे पहले बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ फिर बाद में डालो तो इधर उधर गिरता है, वो अच्छा नहीं लगता। मिक्स करें, ग्लास में डालें या फिर ग्लास में डाल के बाद में फिर जग में डालें, फिर ग्लास में फिर जग में मिक्स करते जाएं। मिक्स भी होता रहेगा और मज़ा भी आएगा, पास हो जाएगा आपका। अच्छा, ऐसे ही है। क्या बात है, ज़बरदस्त सबा, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक और बड़ा ही ज़बरदस्त आपने आज रेसिपी की हमसे। तो नाज़रीन, आपने ट्राई जरूर करना है, ये दोनों से बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। फीडबैक आपने लाजमी देना है। फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। थोड़ा याद ताज़ा करते हैं, आपको लेकर जाते हैं माजी में। जब बात है माजी की और हम कहते हैं कि माजी में स्पेशली अगर हम हॉकी की बात करें, हमारा कौमी खेल और क्या पाकिस्तान की तारीख है हॉकी में। वैसे शुक्र है आपने याद करवा दिया कि हमारा कौमी खेल जी याद नहीं है, हमारे बच्चों को भी नहीं याद और शायद हमारे बड़ों को भी नहीं याद। जब खेलेंगे ही नहीं तो फिर याद कैसे रहेगा? जब नजर ही नहीं आएगा आपको, ना टेलीविजन पे नजर आएगा, ना खेल के मैदान में नजर आएगा, तो फिर यही
यही हाल होगा। अच्छा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खेला जाता, खेला जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं खेला जाता जैसे खेला जाना चाहिए या जैसे खेला जाता था। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में हॉकी की तारीख के एक रोशन सितारे की आज बात करें, शहबाज अहमद सीनियर की बात करें, उनकी मुतासिरकुन कारकर्दगी की बात करें, इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं आपको कि ना सिर्फ मुल्क को हॉकी का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, और भरपूर महारत और तेज रफ्तारी से मैराडोना ऑफ हॉकी और मैन विद इलेक्ट्रिक हील जैसे अलकाबात से उन्होंने नवाजा गया। और अपने आलमी करियर में उन्होंने 92 गोल किए और इससे ज्यादा गोल उन्होंने करवाए हैं। यानी ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स। कहते हैं फॉरवर्ड बड़ा अच्छा। हाँ, तो देखिए हाँ, क्या उन्होंने करवाया जनाब, सपोर्ट अपने प्लेयर्स को। अच्छा, तू गोल कर। हाँ, आप गोल करें आप। इन्हीं खिदमात के एहसास यानी गोल कराने के चक्कर में नहीं, मतलब गोल करने के चक्कर में उनको हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उन्होंने इनको हिलाले इम्तियाज का अवार्ड हासिल किया है। हाँ, He's the only hockey player जिनका ये अवार्ड मिला है। तो आज अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं गपशप। जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। ये सीनियर कब हुए थे आप? वो जब दो एक नाम के प्लेयर टीम में आ जाते हैं तो एक को सीनियर कहने लग जाते हैं, दूसरे को जूनियर। और वो सीनियर होता है, वो आपके नाम का हिस्सा बनके आखिर तक चलता रहता है। जी बिल्कुल। तो अभी भी सीनियर समझते हैं? अब लाइफ टाइम नहीं, मैं नहीं समझता, मेरी बेगम भी कहती है आप अपने आप को सीनियर क्यों नहीं समझते। वे भी मेरे ख्याल में डाउन टू अर्थ। वैसे देखें, स्पेशली प्लेयर्स की बात करें, एथलीट्स की बात करें, जो भी स्पोर्ट्स जुड़ा हुआ है ना, वो वाकई बूढ़ा नहीं होता, तो उसे ना कहें सीनियर। जी हाँ, एक्सपीरियंस में हो सकता है। बिल्कुल, इट डिपेंड्स ना कि वो फिटनेस का कितना ख्याल रखते होंगे। वैसे हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं अभी भी? नहीं, हॉकी से इतना ज़्यादा रब्ता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को फिट ज़रूर रखता हूँ। उसमें मेरी रूटीन है, मेरी डाइट है, स्नूकर में बिजी होता हूँ, थोड़ी बहुत स्क्वाश, या अभी मैं टोरंटो था, वेटरन्स हॉकी खेली है। तो मुझे अच्छा लगता है अपने आप को शेप अप रखें, क्योंकि लोग आपसे मिलते हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, तो थोड़ा डी शेप होंगे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात है। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने हॉकी खेली पाकिस्तान में, वो चाहे बचपन में खेली हो, चाहे क्लब के साथ खेली हो, चाहे नेशनल लेवल पे आपने खेली हो, जिस भी लेवल पे आपने खेली, जहाँ जहाँ आपने हॉकी खेली वहाँ वहाँ कभी दोबारा गुजरना हो और देखा हो कि वहाँ हॉकी का नामो निशान नहीं है भैया? नहीं, अजीब सा लगता है। जैसे फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में मैं हॉकी खेला हूँ, वहाँ का हॉकी फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी मैं उस ग्राउंड को देखता हूँ, बच्चे हॉकी नहीं खेलते, बैठे हुए हैं कोनों में, गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं, थोड़ा बहुत फुटबॉल हो रही होती है। हॉकी जो है ना, वो हमारी यूथ में पॉपुलर नहीं रही, और वो उनकी डिवोशन डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। चंद इलाके पाकिस्तान में बच्चे हैं जिनमें आप कह लें टोबा टेक सिंह है, गोजरा है, KPK के कुछ एरियाज़ हैं जहां अभी भी थोड़ी सी हॉकी खेली जाती है। शहबाज साहब, इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि आपने हॉकी का एक उरूज भी देखा, आपने वर्ल्ड कप भी जितवाया, अब ऐसा क्या है कि रुझान ख़त्म होता गया आहिस्ता आहिस्ता? उसमें जो एमेच्योर गेम्स होती हैं दुनिया में, स्टेट उसको ओन करती है। पिछले 30 साल में मैंने देखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो भी बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी कौमी खेल नहीं था। क्रिकेट तो आपको पता है इंडस्ट्री बन गई है, इटसेल्फ चल रही है, तो हॉकी को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत थी। और ये एक एक्सपेंसिव खेल भी है, शायद आज लोगों को नहीं पता। जो एस्ट्रोटर्फ के जूते हैं वो 20-25 हज़ार रुपये के हैं, हॉकी 20-25 हज़ार रुपये की है। और ये जो सिंथेटिक पिच इंट्रोड्यूस हुई है, इस पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको बड़ी हेल्दी डाइट चाहिए। तो हेल्दी डाइट तो है ही नहीं, ना दूध है, ना अच्छा पानी है, और फंड्स का कोई सिस्टम नहीं है। आज तक जो कौमी खेल है बजट का हिस्सा नहीं बना पाकिस्तान में। बजट का हिस्सा ही नहीं बना? 70 साल में बजट का हिस्सा नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है कि आप कैलेंडर को कैसे मीट करेंगे, टीम ने कहीं जाना है नहीं जाना है। एक दफ़ा मैं भी टीम के साथ था ओमान में, जो हमारी होटल मैनेजमेंट थी उन्होंने हमारे पासपोर्ट जब्त कर लिए क्योंकि हॉकी फेडरेशन के पास होटल का बिल देने के पैसे नहीं थे। तो ये हुकूमत की प्रायोरिटी होना ज़रूरी है। अच्छा, वैसे आपने कभी राब्ता किया फेडरेशन से, हुकूमत से बात करने की कोशिश की? कि आप जाहिर है आप एक सुपरस्टार हैं हॉकी के, तो आपने बात की कि मैंने उरूज भी देखा, अब मैंने जवाल भी देखा, तो ऐसा क्यों है, कुछ करें? देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 30 साल में जितने भी हुक्मरान आए हैं, मैंने बताया किसी की तवज्जो हॉकी की तरफ नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है शहबाज सीनियर से मिला जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं है कौमी खेल को ठीक किया जाए। जब सिडनी 94 वर्ल्ड कप हम जीते, चैम्पियन बने हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग मेरे पास आए हैं, मुझे कहते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग हैं दुनिया में जिनको हॉकी खेलनी आती है। हमें एयर मार्शल नूर खान जैसे बंदे चाहिए, एयर वाइस मार्शल फारूक उमर जैसे बंदे चाहिए, एक PI के चेयरमैन होते थे नवाज टिवाना, इस तरह के बंदे चाहिए। इदारों में हमने ऐसे लोगों को सरबराह बना दिया जिनके अंदर नेशनलिज्म का फुकदान था, जिनके अंदर कौमी खेल से प्यार नहीं था। बच्चों को जॉब्स देनी हमने बंद कर दी,
पॉलिटिकली आप देखें, किसी को 20 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, किसी को 10 लाख रुपए, और जो हॉकी प्लेयर है उसको 50,000 सैलरी पे भी आप नहीं रख और रहे। आज हमारे बच्चों से अगर आप बात करें तो उनको हमारे हॉकी के स्टार्स का पता ही नहीं है। आपके अपने बच्चों का क्या हाल है? मेरे बच्चों को तो उनको तो क्रिकेट का भी नहीं पता, सॉरी टू से। वो तो इतने वो स्पोर्ट्स से हट के हैं। लेकिन हॉकी के अगर मुझसे आप पूछते हैं ना 18 प्लेयर्स के नाम बताएं, तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता। क्योंकि अब दुनिया में 18वें नंबर पर चले गए हैं। आप वो हॉकी नहीं खेलते जिसको शहबाज सीनियर या दूसरे स्टार देखकर खुश हों। आपका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है वो कंपेटिटिव ही नहीं है। आप कभी भी उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन ये एक तरीके से हो सकता है जी। अगर इस वक्त आपके हम नाम ही हैं चूंकि वज़ीर आज़म साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब एक नारा मार दें, हॉकी को नवाज दो। ये बहुत ही अच्छा स्लोगन, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अगर ये हो जाए तो हॉकी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन 5 ईयर हम हॉकी में वापस आ सकते हैं। हो जाएगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए बात ये है कि जो हॉकी के प्लेयर्स हैं उनका ताल्लुक रूरल एरिया से है, उनका बैकग्राउंड पुअर है, गरीब हैं बच्चे। आप देखें पिछले 2 साल से जितने भी टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनको आपने डेली अलाउंसेस नहीं दिए। आपको पता है, आज आप मुझे अनाउंस करें कि मैं पाकिस्तान हॉकी टीम का हेड कोच हूँ, आप जाएं स्पोर्ट्स बोर्ड में ट्रेनिंग कराएं, मेरा डेली अलाउंस कितना होगा? 1000 रुपए। मजदूर का भी नहीं है 1000। तो फिर सारी चीजें छोड़ के कोई क्यों जाएगा ट्रेनिंग करने, प्रैक्टिस करने? इतने में तो लोग कहेंगे अच्छा हम पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, इंटर्नशिप्स कर लेते हैं। आपने जिस तरह खुद ही बता दिया उससे पहले कि जब आपके बजट का हिस्सा ही नहीं है, तो जब आप उसमें पैसे मख्तस ही नहीं कर रहे, तो फिर ज़रा कैसे फैसिलिटीज़ होंगी, कैसे लोग आएंगे, कैसे अपना टाइम एनर्जी देंगे और कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे? फिर बहुत दूर की बात है जी कि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करना। अल्लामा इकबाल के शेर को याद करें ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना। बात ये है कि प्लेयर्स जो है ना इस सोच से टीम में आते हैं कि वो ग्रीन शर्ट पहनेंगे, वो सब स्टैंडर्ड लीग के लिए मलेशिया चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, हांगकांग चले जाएंगे, $1000 महीने का लेंगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपने आप को खुशहाल बनाएंगे। प्रायोरिटी ये है। एक मैं कहता हूँ कि हॉकी प्लेयर्स को अगर आप अट्रैक्शन दें कि आपको एक एडिशनल जूता मिलेगा, तो उसके लिए ईद उल फितर या ईद उल अज़हा होगी उसके लिए। तो जब इस सोच से आप उसको कहेंगे ओलंपिक गेम्स में जाओ, वर्ल्ड कप में जाओ, बहुत मुश्किल है। जब सारी बात देखें, एहसास किया ना, ये हुकूमत को एहसास करना है। और हमारे कितने यंगस्टर्स हैं जिनमें ये टैलेंट होगा, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं आ रहे होते। वजह उसकी होती है कि उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो किस लिए अपना टाइम। मैं हैरान हो गया, मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट सुना 7 अरब रुपए। तो आप बताएं कि आपने कितने मेडल्स जीते हैं, कितने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। अगर अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में आज चैंपियन बना हुआ है तो वो सारी उसकी अपनी एफर्ट है। आपने कहाँ टैलेंट हंट किया, कितने इवेंट साल में कराए, उनका पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे शैला रज़ा साहिबा ज़रा नया ओहदा भी संभाला है उन्होंने, उनसे कोई उम्मीद है आपको? शैला रज़ा, एक तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो प्रेसिडेंट नहीं बनी। अच्छा। वो खुद ही प्रेसिडेंट बन के खुद ही क्लैपिंग कर रही हैं। अच्छा। वो काबिल इज्जत है, MNA बनी है, पाक का हिस्सा है, तो उनको गैर आइनी काम नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कानून है उसमें यह है कि जब कोई भी प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन रिज़ाइन करता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट करता है। ठीक है। इनामुल हक काकड़ साहब ने तारक बुगटी साहब को नॉमिनेट किया है। आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कांग्रेस का इजलास स्पोर्ट्स बोर्ड में हो रहा है, जिसमें वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और वो नए प्रेसिडेंट बनेंगे। तो अच्छा। ये डिसइंफॉर्मेशन देना पाकिस्तान की। रज़ा साहिबा प्रेसिडेंट नहीं है हॉकी फेडरेशन की, वो बिल्कुल गैर आईनी है। मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान में आप गैर आईनी होकर अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है जो अभी हमने आपके मुंह से सुनी, वरना हमें तो उन्हीं का शैला रज़ा साहिबा का बात ही है ना कि देखें, मैं कहता हूँ मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया और खुद ही मैं 4 ढोल वाले भी मंगवा लेता हूँ, बजाएं जी मैं चैंपियन हो गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। तो ये बड़े अफसोस की और बदकिस्मती की बात है। इस पे अभी तक IPC मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी एक्शन नहीं लिया कि पैरेलल बॉडी अगर आप कौमी खेल के लिए पाकिस्तान में खड़ी करेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में आपका क्या मैसेज जा रहा है? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी में आपका सोशल मीडिया की हद तक बस नहीं, उन्होंने एक इजलास उधर किया है कराची में, मैं तो सरप्राइज्ड हो गया हूँ। और जो कांग्रेस के मेंबर होते हैं मोर देन 100, उनके साथ 20 लोग थे जिनको उन्होंने असर रसूख से मिलाया। देखें, इसके साथ
पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व होती है, वो एफिलिएटेड है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान पुलिस है, PIA है, सारी ऑर्गेनाइजेशनें जो हॉकी में इन्वॉल्व हैं, एफिलिएटेड हैं, वो आज स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठी हुई हैं और इजलास हो रहा है अभी इस वक्त। आपको 6 साढ़े 6 बजे ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिल जाएगी। ये सदर मुंतखब जी, सरफराज ये तारिक बुगटी साहब जो हैं वो नए प्रेसिडेंट हैं और राना मुजाहिद जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। सही हो गया। तो फिर शहला साहब उनको मुबारकबाद देना तो बेहतर है। बस ये आपकी मर्जी है। हाँ, शहला साहब को चाहिए, फिर उनको मुबारकबाद दें जो सदर मुंतखब होंगे। उसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है। मुझे लगता है होगा दिल बड़ा, ऐसी भी बात नहीं है। नहीं, वैसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है? गैर आईनी होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, थोड़ी हॉकी से हटके अगर हम बात करूँ, अगर हम फुटबॉल की बात भी करें, क्योंकि ज़रा हमने देखा कि क्रिकेट के अलावा हमने किसी खेल पे फोकस किया नहीं है उस तरीके से। अगर हम फुटबॉल की बात करें, क्योंकि आज क्वालिफायर मैच भी था फीफा का और उसमें क्योंकि इस्लामाबाद में था और उर्दन ने शिकस्त दिए, 3 गोल उर्दन ने किया, पाकिस्तान की टीम ने कोई गोल नहीं किया। फुटबॉल में भी ज़रा हम देखते हैं टैलेंट तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हम उस तरह इस खेल को भी ऊपर लेकर नहीं आए। क्या वजह है? वही वजह जो हॉकी के साथ हुई है, वही दीगर खेलों के साथ हुई है? नहीं, फुटबॉल तो और भी सुतेलेपन का शिकार है। अच्छा, मैं नहीं समझता जो आपकी फुटबॉल की टीम आज खेली होगी उनको उनकी फेडरेशन ने अच्छे जूते दिए होंगे या वो अच्छा खाना खाते होंगे, फैसिलिटेट ही नहीं किया होगा। हाँ, या उनका रहने सहने का स्टैंडर्ड अपग्रेड किया होगा। आज मैंने खुद जॉर्डन और पाकिस्तान का फुटबॉल मैच देखा। मैं जब तमाशाई देखे तो मुझे इंतहाई खुशी हुई। इस तरह के इवेंट पाकिस्तान में होने चाहिए और बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार के करीब लोग थे और जिसमें फ़ीमेल, बच्चे, फैमिलीज़, मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे हमारी इस ट्रांसमिशन में। और पैड ऑफ पाकिस्तान के लिए भी आप हैं, जो कि 23 मार्च से परेड हो रही है, उसके लिए एडवांस मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। थैंक यू। चलें, ज़ाहिर है आप इस्लामाबाद में मौजूद थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई ऐसा स्पेशल गेस्ट हमारे पास आ जाए, शायद हम उनसे कुछ गपशप लगाएं, बल्कि मैं चाहता कि मेरा एक छोटे सा, अब ऑब्वियसली मैं जब हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज़ का जब आप उरूज देख लेते हो, ज़ाहिर है आपने वो देखा है, और मैं चाहती हूँ कि हम मायूस ना हो। मायूसी पे सेगमेंट को हमें एंड नहीं करना चाहिए। जितने यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, उम्मीद की किरण उनके लिए आनी चाहिए। सुनहरे दौर की बात बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस था? उस टाइम पे प्लेयर्स को कैसे रखा जाता था? आपकी ट्रेनिंग कैसे होती थी? देखें, बात ये अगर मेरी बात करेंगी तो मैं जब स्कूल में था तो मेरी ख्वाहिश थी मैं स्कूल में सबसे अच्छा खेलूं, शहर में सबसे अच्छा खेलूं, मुल्क में सबसे अच्छा खेलूं, दुनिया में सबसे अच्छा खेलूं। और यहाँ जब 90 वर्ल्ड कप लाहौर में हुआ, 80,000 लोग थे और मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। जब 94 सिडनी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे थे, एयर वाइस मार्शल फारूक उमर मेरे पास आए, कह रहे पूरा पाकिस्तान आज आपका वेट कर रहा है कि शहबाज सीनियर अगर आज अच्छा परफॉर्म करेगा, दोबारा से मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा तो हम वर्ल्ड चैंपियन हो जाएंगे। तो बच्चों की मेंटल थेरेपी करने की ज़रूरत है। उनको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो हीरोज़ की वजह से पहचाना जाता है। मैं छोटी सी बात से ख़त्म करूँगा। मैं हॉलैंड 4 साल हॉकी खेलता रहा हूँ। वीकेंड पे वो एंटरटेनमेंट के लिए स्वाना ले जाते हैं, स्क्वाश पे ले जाते हैं। तो हॉलैंड में जब मुझे वो स्क्वाश कोर्ट पे लेकर गए, मैं एंटर होने लगा तो राइट साइड पे जहांगीर खान की फ़ोटो थी और लेफ़्ट साइड पे जानशेर खान की फ़ोटो थी। हाँ। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। हाँ। वो पहचान। तो ये हुकूमत पाकिस्तान से लेकर डाउन दी लाइन हमें चीज़ों को ठीक करना है, अपने इमेज को अच्छा करना है और आवाम में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है। इंशाल्लाह हम करेंगे भी, अभी काफ़ी वक्त है और जिस तरह हाईलाइट होने लगी है चीज़ें, एक्नॉलेज होने लगी है, ये एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। सारी सी बात है ना, अब दोनों में से आपने फैसला करना कौन सा नारा ठीक है, हॉकी को नवाज दो या हॉकी को शहबाज दो। दोनों ही चीजें जरूरी हैं। दोनों ही जरूरी हैं। शायरी इंसानी एहसासों जज्बात का एक नहायत खूबसूरत ज़रिया इजहार है और इसने इंसानी तहजीब के इर्तिका में नहायत अहम किरदार अदा किया है और ये इंसानी तारीख के हर दौर की अक्कासी भी है, एक ज़रिया रहा है। इंसानी शऊर की पुख्तगी में इसने हमेशा एक अहम किरदार अदा किया और यही वजह है कि आज भी हर साल की तरह शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इसकी अहमियत उजागर करना है। और शायरी के आलमी दिन के मौके पर हमारे साथ उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है, इफ्तिखार आरिफ साहब, और जिनकी गज़लों की बात की जाए, उनकी नज़में और ख़ूबसूरत अशार अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और अपने अंदर जहान मानी लिए हुए हैं। एग्जैक्टली। और आज हमें इफ्तिखार आरिफ साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। और इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, पहले तो आपको हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, यानी एक तो शायरी का आलमी दिन है और एक आपका दिन, एक शायर की पैदाइश। इफ्तिखार साहब, और आज बहार का पहला दिन, नौरोज भी है। वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत ये दिन है, क्या खूबसूरत दिन। इस दिन आपसे हमारी नशिस्त है। इफ्तिखार साहब, वैसे अगर हम बर्थडे की बात पहले करें
तो कैसे मनाते हैं, कौन विश करता है, कैसे सालगिरह मनाई जाती है, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरे कुछ दोस्त मुल्क से बाहर रहते हैं और वहाँ दिन बहुत पहले शुरू हो जाता है, तो आधी रात से दोस्तों के टेलीफोन वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। मगर अल्लाह का बहुत शुक्र है। देखिए, मैं कहूँ कि मुझे खुशी नहीं होती, अल्लाह करीम का बहुत फजल है कि सेहत के साथ अगर आदमी 2-4 दिन ज़्यादा सांसें ले सके। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं और फिर अपना मुल्क भी बहुत खूबसूरत है। अपने दोस्तों में, मोहब्बत करने वालों में आदमी रहे तो उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं तो बहुत ही एहसानमंद हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत दिन बहुत ही आसूदा हाल ज़िंदगी गुजारी और मैं चाहता हूँ कि जब तक हूँ एक शुक्रगुजार मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारूँ माशाअल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के काबिल रहूँ। जी हाँ, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्यारी सोच, जो कि अभी तक आपके अल्फाज, उनका चुनाव, बाकी सब बहुत अप्रिशिएट इसीलिए कर रहे थे। अल्लाह हमेशा और भी आमीन। इफ्तिखार साहब, चूँकि आपने खुद भी कहा ना कि आज बहार का भी जिस तरह आगाज़, और जब भी हम उम्र की बात करते हैं हम कहते हैं ना बहारें देख लें। हाँ। तो ये जो बहार आप देख रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत सी बहारें आप देखें, तो जिंदगी की बहारों पे भी कोई शेर कहा? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि ये हुनर की दाद मेरे हुनर से ज़्यादा है। अरे वाह। मेरी ज़ादे राह, ये हुनर की दाद मेरे हुनर से ज़्यादा है, मेरी ज़ादे राह मेरे सफ़र से ज़्यादा है। तो मुझे तो बहुत ही, जितना भी मैं एहसानमंद रहूं अपने दोस्तों का, अपने मुल्क का, अपने लोगों का। देखिए, मैंने बहुत ज़िंदगी शुरू की रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, उर्दू मरकज़, अकादमी अदबियात पाकिस्तान, मुक़तदरा कौमी ज़बान, फ़रहंगिस्तान को, तमाम जगहों पर अल्लाह ने मुझे मर्तबे से नवाजा और मनासिब से नवाजा। सेहत के साथ इतनी ज़िंदगी गुजारी, इतने अच्छे दोस्त दिए, और कहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी। और ये समझिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ अदब का ज़िक्र होता है, वहाँ अगर नाम ले लिया जाए और पाकिस्तान के हवाले से तज़किरा आ जाए तो शुक्रगुजार होते हैं। और शेर लिखे, और ये हमारा समझिए सबसे पहला पैशन भी था और सबसे पहली तरजीह भी थी। इसलिए कि मेरे नज़दीक जो शायरी है या मुसव्विरी है या मौसीकी है, ये सब ज़ाहिर है कि बाज़ लोगों के लिए ये तफरीह होती है, एक मशग़ला होता है फ़ुर्सत के औक़ात का। मगर हमारे लिए तो शायरी जो थी वो एक तरजीह अव्वल थी। हमारी पहली पसंद और पहला इश्क और पहली मोहब्बत अदब से और शायरी से थी। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने तौफ़ीक़ दी। फिर हमने मेहनत भी की और सीखने की भी कोशिश की, रियाज़ किया, कुछ थोड़ा बहुत जो भी हमारी बिसात भर पढ़ा लिखा और शेर लिखे बस। और उसकी पजीराई हुई पहले दिन से, जब से समझिए किताबें आईं और उसके साथ मकबूलियत जिसे कहते हैं अवाम में भी, और ज़ाहिर अल्लाह ने इफ्तिखार साहब आपको इज्जत से भी नवाजा है, क्योंकि आपकी मेहनत है, अल्लाह ने तौफीक दी, आपने उस मेहनत का भरपूर फ़ायदा उठाया, मेहनत की। इफ्तिखार साहब, आज शायरी का आलमी दिन, इसकी मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह हम सुनते आते हैं ना हर चीज़ के बारे में कि अब इस चीज़ में जिद्दत आ गई है, तो क्या शायरी में भी अब जिद्दत आ गई है? पहले की शायरी, अब की शायरी, क्या फ़र्क है? देखिए, ये जो हम कहते हैं ना, कभी दलील कम नज़री क़िस्सा जदीद व क़दीम, असमें इंसान रहता है, वो मोहब्बत करता है, वो याद करता है, वो भुला देता है, वो ख्वाब देखता है, उसकी ताबीर हासिल करने की कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, दुनिया को हसीन देखना चाहता है। तो तमाम ज़मानों के शायर, तमाम ज़मानों के मुसव्विर, नावल निगार, अफसाना निगार, उन
उन सब के अगर आप ज़िंदगी पे गौर फरमाएं तो सब देखेंगे कि वो दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं, दुनिया के हालात अपनी ज़िंदगी के अलावा अपने माशरे की ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी कौम की ज़िंदगी को, दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं। जितना बड़ा शायर होगा उतनी ही उसके ख्वाब बड़े होंगे, उसकी जिद्दोजहद बड़ी होगी और उसका हल्का असर बड़ा होगा। और ये जो शायर होता है ये इसकी तकदीर होती है। हमारे एक बड़े शायर थे ओसिप मंडलस्टाम, सोवियत यूनियन के ज़माने में, उन्होंने लिखा था कि जो हम शायर होते हैं हमें एक मरज़ होता है। अंग्रेज़ी में मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा था, नाइटिंगेल फीवर। नाइटिंगेल फीवर जो है ये एक ऐसा बुखार होता है, ऐसा मरज़ होता है जो आपको तिब्बी किताबों की इस्तिलाहों की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये मरज़ सिर्फ शायरों को होता है और उसकी एक पहचान होती है इनेबिलिटी टू स्टॉप सिंगिंग रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ भी हो जाए, जो उसके दिल में है वो लिखेगा, जो उसके मन में आएगा वो बोलेगा और ख़ामोश नहीं रहता। चुनांचे बड़े शायर वही हैं जो अपने ज़माने की ज़िंदगी की आईनादारी करते हैं, उसकी तर्जुमानी करते हैं, उसके रंज गम में शरीक होते हैं, अपने खल्क़ खुदा की जो अमानत नहीं समझता अपने कदम को। मेरे नज़दीक वो निरी अय्याशी है। अदीब को और शायर को अपने ज़माने को, अपने लोगों के हालात से गाफिल नहीं रहना चाहिए और दुनिया को बेहतर करने के लिए जितनी कोशिश कर सकता है, जितनी उसकी बिसात हो उसे लिखना चाहिए, उसको। और इफ्तिखार साहब, वैसे जिस भी शायर से कभी हम बात करें तो जब पूछा जाता है कि शायरी कैसे करते हैं तो वो कहते हैं आमद होती है। जब आमद होती है तो हम लिखना शुरू कर देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही मामला होता है कि आमद होना ज़रूरी है? मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन है बाज़ लोगों के साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ आमद की दूसरी सूरत है। आमद ऐसे नहीं होता कि हम बैठे हुए हैं और यानी मेरे नज़दीक मुमकिन है बाज़ लोगों को ऐसा होता होगा कि टब से कोई चीज़ मेरे सर पे गिरी और मैंने लिखना शुरू किया। कोई बात हम सोचते हैं, कोई ख्वाब हम देखते हैं, कोई याद हमें आता है, कोई दुख हमें नज़र आता है, किसी को खूबसूरत देखना चाहते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसको लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोशिश करते हैं कि यही बात देखिए, जितने शायर हैं उनकी 100% जब इब्तिदा होती है तो वो सब मोहब्बत की शायरी से होती है और वो किसी के इश्क़ में मुब्तला होते हैं, किसी की तरफ तवज्जो करते हैं, फिर वो इश्क़ का दायरा बढ़ता जाता है, फिर वो मोहब्बत कभी खल्क़ खुदा की मोहब्बत में जुड़ जाती है, कभी किसी आदर्श को ताबीर देने की जिद्दोजहद में गुजर जाती है। चुनांचे आप बड़े शायरों की एक फ़हरिस्त बनाएं, चाहे आप अपने यहाँ के बड़े शायरों को देखें, मीर, गालिब, इकबाल, वारिस शाह, शाह हुसैन, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जामदुरक, मुस्तफ़ा अली, खुशहाल खां खटक, रहमान बाबा, इन सब की फ़हरिस्त बनाएं। सबको देखेंगे कि ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन से और अपने ज़माने से और अपनी ज़बान से वफ़ादारी निभाई और सारी ज़िंदगी में उसी को तरजीह अव्वल समझा। बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, यूँ तो बहुत से शेर माइंड में आ रहे हैं। एक शेर, मेरे खुदा मुझे इतना तू मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। मैं चाह रहा था कि आपसे मैं सुनूँ कुछ शेर अपनी पसंद का, तो आज हमारे नाजरीन के लिए जो आपके माइंड में आता है, यूँ तो आपका हर शेर ही बहुत अहम है। मैं आपको ये जो गज़ल का मतलब आपने सुनाया, मैं उसी के 4 शेर आपको सुना देता हूँ। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मैं ज़िंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ, बहुत जो हो सके तो दुआओं को बेअसर कर दे। ये रोशनी के ताक़ुब में भागता हुआ दिन, ये रोशनी के ताक़ुब में भागता हुआ दिन, जो थक गया है तो अब इसको मुख्तसर कर दे।
मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरा खुदा उजाड़ दे मेरी मिट्टी को दरबदर कर दे। मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरा खुदा उजाड़ दे मेरी मिट्टी को दरबदर कर दे। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूं न रहूं इसको बार-बार कर दे। वाह, इसको बार-बार कर दे। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूं न रहूं इसको बार-बार कर दे। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा अंदाज आपका इफ्तिखार साहब। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे हमारी इस ट्रांसमिशन में, बल्कि मैं कहूँगा इस ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए आपके हमेशा होने खुश से। रहे जी, हमेशा सलामत रहे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है और बिलखसूस अगर हम ख़वातीन की बात करें तो बहुत टैलेंटेड है हमारी ख़वातीन, किसी से पीछे, किसी से कम नहीं है और पीछे रहना वो चाहती नहीं है। पीछे करना भी चाहेंगे तो पीछे नहीं रहेंगे, कोई पीछे नहीं करना खेलों में मुल्क का नाम रोशन करने की भरपूर सलाहियत रखती है। वैसे शोएब, मुझे बड़ी खुशी होती है कि पहले हम ये कहते थे ख़वातीन और स्पोर्ट्स, अब शायद ये चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है और वाकई अब ख़वातीन पीछे नहीं है। गुड, आप किसी स्पोर्ट्स में देख लें ख़वातीन नजर आ रही है आगे जाते हुए, लेकिन वो ज्यादा आगे कब जाएंगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी जिसकी बलबूते पे वो आगे बढ़ सकेंगी। तो आज हम बात करते हैं एम्पावर स्पोर्ट्स अकेडमी की, कैसे उसने ये रुकावटें अबूर की, कैसे लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए आलमी सतह पर मौके दिलवाने का बीड़ा उठाया और आज से नहीं कई सालों से वो ये काम कर रहे हैं और इसमें बहुत सी कामयाबियां भी उन्होंने समेटी हैं। एम्पावर स्पोर्ट्स अकेडमी वो जिस तरह स्पोर्ट्स में ख़वातीन को, लड़कियों को आलमी मेयार की तमाम सहूलियात, बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं और इसका मिशन क्या है कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन है अपनी सलाहियतों से आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और अगर हम वॉलीबॉल की बात कर लें कि कैसे इसमें हमारी ख़वातीन की जो टीम है वो आगे बढ़ रही है और इसमें आज एक खबर भी है हमारे पास और वो तमाम देखने वालों के लिए बहुत अहम है। हाँ, वो अभी नहीं बताएंगे, वो खुद बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें बोर्ड मेंबर हैं और पाकिस्तान वुमेन वॉलीबॉल फेडरेशन की वुमेन विंग की चेयरपर्सन है मलिका जुनैद साहिबा, ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और इतालवी कोच हैं अलेजेंड्रा। अलेजेंड्रा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hi, nice to meet you and likewise. और वाइस कैप्टन हैं हमारी टीम की, वॉलीबॉल टीम की, मुक़द्दस बुखारी। साथ ही साथ वो एम्प्लॉय भी हैं इस एकेडमी की। मुक़द्दस को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस, कैसी हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सो गुड टू हैव यू ऑल जी। मलिका, आपसे स्टार्ट करेंगे। यू आर द फाउंडर ऑफ दिस एकेडमी एज वेल। तो ज़ाहिर है एक सफ़र है जो कि आपने शुरू किया और आप उसको लेकर चलते हैं, लेकिन आज का दिन जिस पर हम ये बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं, थोड़ी कामयाबियों की बात पहले करते हैं। व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार? देखिए, अचीव तो लगता है कि एक पहाड़ है, अभी तो हमने सिर्फ एक ही कदम लिया है उस पहाड़ पे, लेकिन ऊपर तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी बेटी भी ऑनलाइन है, उसने ही स्टार्ट किया था ये एक सपना समझ लें, स्टार्ट किया। हाँ, एक उसका ड्रीम था, वो भी आई थिंक इन बच्चियों से मिलके यहाँ पर वो स्टार्ट हुआ। लेकिन जो अब हमारी मैं कहूँगी जो हमने अचीवमेंट्स की हैं वो हमारे साथ बैठी हैं। अलेजेंड्रा ने ये हेल्प की हमारी कि वो भी हमारी ड्रीम पे हमारे साथ चली हैं। So I think let's involve her in the discussion as well. Ale, what make you to decide this, that you have to go to Pakistan and join them and work for Pakistan volleyball team, especially women? Yeah. Well, Malika and the Empower Academy contact me to ask me to come in Pakistan to help the federation, to help the Empower Academy to build something, to build the team, to build a new team, to build one young team, to move and to improve and to be able in the future to perform even in the international level, So I'm here and I'm very, very happy to be here and I'm motivated to do it. And I could see in these 20 days that I was here that the team are very motivated in improvement. Yes, and the player all works hard to improve. And so I think Pakistan can, but we need to step by step to do something better, to improve and to have the
the possibility to build a team who can perform. That means that they have capacity, they have capability. Maybe the thing we are talking about is the facility. Maybe the thing we are talking about is to give them right opportunity to Exactly, we need to excel. facilitate them as much as we can. मलिका, मैं चाहूँगी ज़रा बताएं खुशखबरी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे हम टीम को लाना चाह रहे हैं, अंडर 16 टीम, और कैसे कैसे जितनी भी लड़कियां हैं वो अगर इसका टीम का पार्ट बनना चाहती हैं। ये बड़ा गौर से सुनना आपने कि अगर आप खेलना चाहती हैं और अंडर 16 टीम में आना चाहती हैं तो क्या क्या पर्क्स हैं इसके साथ अटैच और कैसे आप आ सकती हैं, ट्रायल्स कैसे होंगे? रख लें अपने हाथ में जी। तो एक न्यूज़ जो हमें आज पता चली है कि साउथ एशियन गेम्स जो हैं वो फाइनलाइज हो गए हैं फरवरी 2025 में और पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। तो अब हमारा ये काम है कि एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी फेडरेशन के साथ मिलके और एलेजेंड्रा जो हैं हमारी यंग टीम बना रही हैं। तो मैं सारे व्यूअर्स से यहाँ कहूँगी कि भाई आपको कोई बच्चियाँ पता हैं जो अंडर 16 हैं, 12 साल से लेके 16 साल की उम्र तक, हम चाह रहे हैं कि हमारी नेशनल टीम ज्वाइन करें। एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी उन्हें एजुकेशन भी फराहम करेगी, तो वो वहाँ खेलेंगी भी, उनकी पढ़ाई भी होगी, और अगर वो नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट हो जाती हैं तो डिपार्टमेंट्स जैसे आर्मी है, वापडा, वो उनको अपने डिपार्टमेंट लेंगे तो उनको तनख्वाह भी मिलेगी। देखिए तालीम का बीड़ा भी आप उठा रहे हैं, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब का भी कोई इशू नहीं है और पैशन तो सर्व होता ही रहेगा। इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे शहबाज साहब से भी तो यही बात थी कि यूथ हमारा टैलेंट आगे नहीं आ पा रहा होता क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती। वो कहते हैं अच्छा हम ट्रेनिंग की तरफ अगर चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे घर को कौन देखेगा या हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है। वो ये सीनियर बच्चे हैं जो हैं ये यही हमें बताती हैं ना कि इनको आगे कोई दिखता नहीं था कि आगे कोई ऑप्शन है, अब वो ऑप्शन दिख रहा है तो दे आर मोर इंटरेस्टेड। बिल्कुल सही है। तो मुकद्दस आपसे भी पूछ लेते हैं, कितना अर्सा इस टीम के साथ एज वाइस कैप्टन? मुझे 2 साल हो गए। और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, वो ये कि पहले तो ट्रायल्स वगैरह वुमेंस पे काम नहीं किया जाता था। जब से एम्पावर स्पोर्ट्स अकेडमी आई है, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ट्रायल्स लिए थे पूरे पाकिस्तान में। तो काफ़ी बच्चियाँ सेलेक्ट हुई थी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सबको पता है। तो लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उनको भेज नहीं रहे बच्चियों को। हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे, बार बार कर रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स परमिशन नहीं मिल रही उनको। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, आपके तवज्जो से, कि प्लीज़ अपने बच्चों को भेजें, बेटियों को भेजें। वो स्टडी भी कर लेंगी अच्छी, हम लोग ने भी स्टडी की हुई है, स्टडी भी कर लेंगी, अपने आप को घर को भी सपोर्ट करेंगी और आपके लिए फ़ख्र का बायस भी बनेंगी। इतना सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट होगा उनके लिए। एग्जैक्टली। आपका ताल्लुक कहाँ से और आप अपनी जर्नी अगर थोड़ा सा बताओ ताकि जितनी लड़कियाँ इस वक्त देख रही है वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो सके और उनको थोड़ी इंकरेजमेंट। मेरा ताल्लुक बेसिकली मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है और मैं आर्मी में, पहले मैंने आर्मी में ट्रायल्स दिए थे बाकायदा और मेरी वहाँ सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद मैं अब पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान टीम के लिए। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम में। माशाल्लाह। और वैसे नॉर्मली होता है ना सबीन, एक माँ कोई काम करे तो अच्छा बच्चे उस काम को लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन आई थिंक मलिका के केस में थोड़ा सा ऑपोजिट है। जो अलीशा है ना, उनका ज़्यादा पैशन था और उनकी ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा ख्वाहिश, उन्होंने पुश किया पूरी फैमिली को, नहीं यही करना है, करके दिखाना है। तो अलीशा हमारे साथ मौजूद है, शी इज द फाउंडर ऑफ एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी। अलीशा, conceiving the idea, then executing the idea, and then as now we are talking about this Empower Sports Academy, yes, and success, and now we're talking about how we'll add more girls in the new team, under 16 team. So how are you feeling today by discussing these things? Yeah, no, I'm feeling good about it. Luckily, we have Alessandra there on ground now, who's been a huge help. She's so excited and ready to help us find these girls and get the team ready. I think, like Muqaddas mentioned, we've had trials in the past, but we're really trying to finalize a team now and get them to start to play. And everyone's been such a big help in it. I unfortunately cannot be there to do as much as I would like in identifying the girls, but we have such great help. So I'm glad that we're starting to move and get the younger girls more inspired in the sport like I was. And Alisha, now how do you see the potential of volleyball in Pakistan for women? I think there's a huge potential of volleyball. Volleyball is a sport that in the US and all around the world is mainly, played by women. And there's so much good talent in Pakistan, so many athletic girls, that I think it's a sport that can really thrive in Pakistan. And already there's such a good foundation and such a community for volleyball in Pakistan. It just needs to grow a little more, and that's what we as Empower Sports Academy are hoping to do, is help that community grow and help the girls become more passionate about this sport.
And Alisha, excited to see a new team, passionate team, under 16 team for SAF Games 2025? I would love that. Hey, what do you think? What are the challenges we are still facing in our community? Like Muqaddas has mentioned, that their parents don't allow their kids to do, follow their dreams. Yes. I think that is one of the main passions. And then the other being, girls themselves are unsure if this is a path that they want to pursue or if there's opportunities that later down the line for them after they're done playing. And that's something I want to get rid of. That's something like I hope that we will be able to provide them with something after they're done with their careers. But also I think another big problem is just people not knowing how to play the sport or where to get the resources. So there's no one's really able to start learning. And that's something else we need to change is people need to be able to have access to places to learn, facilities to practice, and just learn how to play the sport in a broader level. और मलाइका ऐसे में ऑब्वियसली जिस तरह से अभी अलिशा ने भी बात की और मुक़द्दस ने भी बात की कि लोग अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स अभी भी बच्चियों को, अब तो बच्चों को भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, पोटेंशियल नहीं है सिर्फ माजर के, बच्चियों को भी नहीं कर रहे होते। क्रिकेट भी शायद बहुत ही कम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज़ाहिर बहुत कम मिल रही होती हैं। किस तरह से आप लोग इस पे काम कर रहे हैं कि लोग एम्पावर हो सके, कि अपनी बच्चियों को बाहर निकालें, उन्हें खेलने दें? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज यही प्रॉब्लम है। ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर भी जाएं वो कहते हैं ओह आप खेल में लगे हैं, पढ़ाई क्या होगी। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं, बल्कि जो खेल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं बिकॉज उनका दिमाग बड़ा शार्प होता है। बिल्कुल सही बात है। और बिकॉज अलीशा ने ये स्टेप लिया है तो मैं सोच रही हूँ ये बच्चे देखेंगे कि एक बच्ची है 16 साल की 17 साल की, वो पढ़ भी रही है, खेल भी रही है, वो ये भी कर रही है, तो वो मोटिवेट होंगे। फिर वो इन बच्चों को देख रहे हैं कि इन लोगों ने पढ़ा है। और जो हम एम्पावर पे काम कर रहे हैं वो ये है कि अभी हम आए हुए हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि यहाँ हम एक लैंड ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ अपनी एक एम्पावर स्पोर्ट्स अकेडमी बनाएंगे जिसमें सारे इंडोर विमेन ओलंपिक स्पोर्ट्स होंगे और उसमें हम लोग ट्रेनिंग फ्री देंगे अपनी नेशनल टीम्स को, और वहाँ हम टैलेंट सर्च करेंगे और एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाएंगे लड़कियों के लिए। क्योंकि देखिए रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में सब माँ बाप नहीं भेज पाते, उन्हें नहीं पता होता बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वहाँ माहौल क्या होगा, और वो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो हम वो पूरा एक, यही वो ड्रीम थी अलीशा की, जो अब आपने कहा पूरी फैमिली को थ्रो कर दिया उसके अंदर। लेकिन हमारे साथ साथ ये हैं शिवानी, हमारे बोर्ड मेंबर हैं, केविन, डेनीस, वो सब हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम एक फैसिलिटी बना रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 साल का ये हमारा विजन है। Great. उसके बाद वहाँ पर हम टीम्स को करेंगे और सब विमेन के लिए, और वहाँ हम पढ़ाई भी देंगे। तो जो वहाँ खेलेगा उसकी स्टडीज आर कंपलसरी। वेरी नाइस। क्योंकि देखिए कंपलसरी वर्ड अच्छा आपने यूज किया। कंपलसरी देखिए मैं भी कहता खत्म हो जाता है, फिर क्या होगा? पेरेंट्स इसलिए भेज दें कि जॉब पढ़ो। जरूरी है पढ़ना, नहीं पढ़ाई बड़ी जरूरी है। हाँ। देखिए ये खेल तो आपको करना चाहिए, पैशन है, लेकिन उसके बाद जाके आपको काम तो करना है ना, कुछ तो करना है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हमारा 2 फोल्ड है, और हम अभी काफ़ी ऑर्फनेज के साथ भी थोड़ी सी पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। वहाँ से बच्चियाँ जो हैं टैलेंटेड, उन्हें भी हम इसमें शामिल करें। एंड बाय टैलेंट यू मीन जो वाकई खेलता हो, या सिर्फ इस बुनियाद पे कि अच्छा नहीं वो खेलना चाहता है? देखिए हम देख रहे हैं 10 से 12 साल के बच्चे हैं अबव, तो उस वक्त तो कोई ना वॉलीबॉल खेला होगा, ना यहाँ बास्केटबॉल, ना क्रिकेट। ठीक है। हम देख रहे हैं एथलेटिक, या इनके पास हैं कुछ लाइक एक पूरा सेटअप है कि उनकी हाइट, उनकी सारी टेक्निकल चीजें जो हम चेक करके, और अगर वो बच्चा इंटरेस्टेड है, then we want to bring them. I was about to ask this question. What should be the height of a girl to be selected in this under-16 team? No, I cannot tell you this because in this moment I cannot know in Pakistan how is the girl, so I cannot tell you. But it means it's like a body who can improve, a body who can be in athletic shape. Develop. Yes, they can develop. Interesting for the future. I need to see. I cannot tell you one height, one special height. You know, it's not because we have had tall girls and they are not. मुक़द्दस ये कमेंट ले भी लेता हूँ कि बाकी हाइट का कितना बेनिफिट होता है इसमें? या जनरल एलिजिबिलिटी क्या होती है कि हाँ ये लड़की ये लड़का स्पोर्ट्स खेल सकता है? स्पोर्टी। स्पोर्टी। आप हाइट ले लें, डजंट मैटर, हाइट ले लें, लेकिन वो स्पोर्टी नहीं होते, तो फायदा नहीं। और आप छोटे भी बच्चे हो वो स्पोर्टी बहुत होते हैं। तो वो यही कह रही हैं कि इन्हें देखना है कि उस बॉडी टाइप क्या है, उनकी मेंटल फिटनेस कितनी है, क्योंकि एज अ नेशनल प्लेयर आपकी मेंटल फिटनेस भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये वैसे बड़ा मैटर करता है, कितना मैटर करता है ये? बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
और जैसा हाइट मैटर करती है, लेकिन हमारी टीम में ऐसी बच्चियां थी जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, 6 समथिंग थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था गेम की तरफ, तो कोचेज़ ने वापस भेज दिया। ठीक है, अच्छा ये डिस्कशन तो हमारी एम्पावर्ड स्पोर्ट्स एकेडमी से मुताल्लिक हो रही है, लेकिन चूंकि मलिका जुनैद साहब साथ मौजूद हैं और 23 मार्च 2 दिन बाद है और माशाल्लाह चूंकि सितारे इम्तियाज से आपको नवाजा जा रहा है, उसकी मुबारकबाद दी। आर्किटेक्ट के शोबे में जी, आर्किटेक्चर बैलेंस रखा हुआ है आपने, आर्किटेक्ट एंड स्पोर्ट्स? नहीं, मैंने बैलेंस रखा हुआ है आर्किटेक्चर और नॉन प्रॉफिट। ओह यस। तो जो आर्किटेक्चर का ये है माशाल्लाह, ये आई एम सुपर हम्बल्ड कि ये मिल रहा है, लेकिन इसमें जिस वजह से मिल रहा है वो मोस्टली ये है क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान की बहुत चीज़ें हैं जिसको मैं ट्राई करती हूँ कि हम यूएस में यूज़ करें। हमारी यहाँ पर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, और मेरा हमेशा कोशिश ये होती है कि डॉलर पाकिस्तान में आना चाहिए और यहाँ का टैलेंट ना जाए। जैसे हम गए, भाई हमारी शादी हो गई, हम चले गए, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमारा जो यहाँ टैलेंट है उसको रोजगार के सिलसिले में ना जाए, उसको यहाँ, हमारा यहाँ ऑफिस है, हम यहाँ पर हायर कर रहे हैं लोग, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो सामान है वो बाहर आए। मेरे पूरे घर में यहाँ का सामान लगा हुआ है, मेरे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स में लगता है, और यहाँ का जो टैलेंट है उसको हम वहाँ से काम भेजें। Very nice. This is very nice. आप बेसिकली पाकिस्तान के टैलेंट को शोकेस कर रही हैं। We have to. Yes, और करना ये है कि ये हमारा फर्ज है जी। तो अब अगर लोग ये कहें कि अच्छा खुद वहाँ पर है और हमें जाने से मना करिए, तो वो यहाँ के जो लोग हैं ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को एम्पावर करें। बिल्कुल ऐसे है, मलिका बहुत शुक्रिया। मना उन्हें नहीं कर रहे जो नहीं जा सकते, मना कर रहे हैं कि आपके अगर यहाँ हैं ऑप्शंस तो यूटिलाइज करें उसको, ऑप्शंस हैं। मलिका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुकद्दस शुक्रिया अलीशा, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी आप। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान यहाँ पर लॉजिस्टिक्स का शोबा तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इस जदीद दौर में न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के किसी भी खत्ते में कोई चीज़ अगर भेजनी हो या वसूल करनी हो, यानी हमारे प्यारे कुछ भेजना चाहते हो या हम अपने प्यारों को कुछ भेजना चाहते हो, ईदी स्पेशली ईदी या किसी स्पेशल ओकेजन में, सबीन जब आपको होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वाकई बड़ा रिलायबल आपको लगता है लॉजिस्टिक सर्विसेज को देखते हुए कि चीज़ें पहुंच जाती हैं, ट्रस्ट करना शुरू हो गए क्योंकि टाइमली हर चीज़ हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे है। तो जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिस तरह हम देखा कि वक्त के साथ साथ नई जिद्दत आई, और अब चूंकि आपने कहा कि ईद के दिन करीब भी आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अपने प्यारों को ईदी भेजें, तोहफे भेजें, कोई और चीज़ें जो आप भेजना चाहते हैं, और सोचते ये हैं कि क्या ये बासानी हो जाएगा, महफूज तरीके से हो जाएगा, और क्या पाकिस्तान में लॉजिस्टिक कंपनीज ईद के दिनों में कोई खुसूसी सर्विस फराहम कर रही हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं, क्या ऐसा हो रहा है, इस पर बात करेंगे। लेपर्ड कोरियर सर्विसेज के हेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मोहम्मद बिलाल मकसूद साहब साथ मौजूद हैं, और लेपर्ड कोरियर सर्विसेज के हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस नूरुल अमीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपसे अब स्टार्ट करूँगा। जिस तरह हम ये बात भी कर रहे हैं कि ईद करीब आ रही है और जैसे में बहुत से लोग इस मौके पर भेजना भी चाहते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल, चाहे यूके हो, यानी यूरोपियन कोई मुल्क हो, चाहे गल्फ कंट्रीज़ हो, तो थोड़ा सा बताएं कि हमने लॉजिस्टिक सर्विसेज में स्पेशली अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस में कितनी बेहतरी लेकर आए हैं। जी थैंक यू शुएब। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेपर्ड्स इज़ ए कस्टमर्स फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम हमेशा जो हमारी पॉलिसी है वो जो ड्राइव करती है उसको, वो चीज़ वो है कस्टमर्स की कन्वीनियंस, कि कस्टमर को कन्वीनियंस मिले, प्लस चूँकि ईद का मौका है और लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है, तो हम कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाते हैं, ताकि जो लोग अपने आप बता रहे हैं, जैसे कि आपने कहा ये कंट्रीज़ के नाम लिए, हमारी तमाम दुनिया के लिए सर्विस है, भेजने की भी, मंगाने की भी, ताकि लोगों को कन्वीनियंस मिले। पाकिस्तान में लेपर्ड्स का लार्जेस्ट नेटवर्क है और पूरी दुनिया में भी हम डिलीवरी दे रहे हैं और मंगवा भी रहे हैं, तो उसको हम भरपूर अंदाज में लोगों को सर्व कर सकें। तो कस्टमर की कन्वीनियंस ही है जो हमें ड्राइव करती है। सेकेंडली अफोर्डेबिलिटी, तो इसके लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं लोगों के साथ ईद के आने से पहले कि कैसे, कितना अर्ली हमें उन्हें शिपमेंट देना है और किस किस्म की शिपमेंट देना है और कितना ज़्यादा वो दे सकते हैं। तो उसके लिए हम फोकस करते हैं कि कस्टमर को कन्वीनियंस मिले और कस्टमर को अफोर्डेबिलिटी मिले। वी आर हैविंग डिस्काउंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान और हमारे पास मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, तो उसका लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान भेजने के लिए अपने चाहने वालों को। और ईद के दौरान की भी अगर बात की जाए तो लोग आसानी बासानी तहाइफ जो हैं वो भिजवा सकते हैं। ईद के दौरान तो हम और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, हमारा जितने रिसोर्सेज हैं उसको हम इसी तरह फोकस्ड कर देते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और भी लोगों के एसोसिएट्स होते हैं पाकिस्तानीज़ के अलावा, उनको जो भी भेजना चाहें उसमें कोई लिमिट भी नहीं है, हाफ केजी से लेके और थाउजेंड्स ऑफ केजी वी कैन कैटर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारे एक्सप्रेस सेंटर्स भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग दे सकते हैं और ओवर द फ़ोन भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी इतने टाइम में क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं?
थैंक यू मिस सबीन। इसमें हमारा जो फोकस होता है स्पेशली फॉर रमज़ान में, वो हम अपने लेपर्ड्स बिग बॉस के सर्विस जो है बॉक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कस्टमर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को जो है ना वो उसकी तरसील उसमें कर सकें, और टाइमली अगर हमें या जल्दी शिपमेंट्स को दे दी जाए, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने अपने प्यारे को कोई ईद पे कोई तोहफ़ा भेजना है या कुछ भेजना है, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि जी आप हमें टाइमली अपने मटेरियल हैंड ओवर करें ताकि हम उसको टाइमली डिलीवर कर सकें। आप लोग तो ऐसा नहीं करते कि ईद आ रही है बहुत से लोग चीज़ें भेजेंगे, आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा इनफ्लक्स आ जाएगा जिसको आपने केटर करना, फिर आप भी कहें बुकिंग बंद है? लॉजिकल क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सही बात है। असल में तो बिल्कुल ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग भेजना चाहते हैं एंड कंपनीज आर ओवरबर्डन, लेकिन चूंकि लेपर्ड्स का मैं कह रहा हूँ कि हम कन्वीनियंस को ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। सही। और कन्वीनियंस को फोकस करने के लिए हम हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे इसकी तरफ ही फोकस्ड होते हैं। जैसे अभी सबीन प्रोडक्ट्स का पूछ रही थी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीपल चॉइसेस हैं। जो लोग स्पीडी डिलीवरी चाहते हैं वो भी, उनके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, और जो लोग थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमी चाहते हैं और थोड़ा दे डोंट माइंड कि उसमें 1-2-4 दिन ज़्यादा लगें, तो वो भी हमारे पास सर्विसेज मौजूद हैं। तो प्रोडक्ट की वैरायटी मौजूद है, और लोगों के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, हम ईद के दिनों में उनको स्पेशली दे आर फोकस्ड मोर टूवर्ड्स इंटरनेशनल। हमारे जो एयर फ्लीट है, हमारे जो ग्राउंड फ्लीट्स हैं पाकिस्तान में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर फोकसिंग ऑन दिस ईद डिलीवरी ओनली। अच्छा बिलाल साहब, थोड़ा सा लॉजिस्टिक कंपनीज पर आते हैं, और एक जो कंपटीशन होता है उसकी बात हम करते हैं। उसके इस कंपटीशन से कितना फ़ायदा होता है कि हेल्दी कंपटीशन होता है कि ज़रा और भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में। अब ज़रा कोई एक कंपनी तो है नहीं, बेशतर कंपनीज काम कर रही होती हैं। ऐसे में तो किस तरह इसको इंश्योर करते हैं कि अच्छा आप स्टैंड आउट करना है, कैसे इंश्योर करते हैं कि बहुत बेहतर है, प्लस ये कंपटीशन इटसेल्फ कितना अच्छा है हमारे मुल्क के लिए इस डोमेन में लॉजिस्टिक्स के लिए? लेपर्ड्स इटसेल्फ जो है हमेशा कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट में बिलीव करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी कंपटीशन। वी डोंट रियली लुक एट द कंपटीशन। हम चाहते हैं हमारा हर रोज़ जो है पिछले दिन से थोड़ा इम्प्रूव हो, तो उसके लिए हम हर लम्हा इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे होते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आवर कंपीटिटर्स आर डूइंग। तो अगर वी टॉक अबाउट स्टैंडिंग आउट, तो हम कन्वीनियंस को लेके ही वी वांट टू स्टैंड आउट, कि आप शिपमेंट को लाना हमारे सेंटर में ज़रूरी नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो अब जैसे आपने कहा ईद पे भेजने के लिए लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे, तो हम पहले से वी आर स्प्रेडिंग मैसेज ऑल ओवर इंटरनेट एंड एवरीवेयर कि टाइमली देना चाहिए, और उस चीज़ को कि देखते हुए कि क्या चीज़ भेज सकते नहीं भेज सकते देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इज़ टाइम, क्योंकि ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और आपको पता है एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिनको कई दफ़ा कंट्रोल नहीं किया जा सकता ग्लोबली मूवमेंट्स में। तो उसको देखते हुए टाइमली हमें दिया जाए, और हम कन्वीनियंस को फोकस करते हुए कस्टमर के घर से भी पिक करते हैं जहाँ भी हो पूरे पाकिस्तान में। ये बताया भी आपने कि टेलीफोन पे भी, ऐप के थ्रू भी आप, और मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि नई नई चीज़ें हर कंपनी लेकर आती है, और इट्स अ हेल्दी कंपटीशन जो कि होना भी चाहिए, ताकि सबको पता लगे कि ज़्यादा कन्वीनियंट क्रिएट कर दी है लोगों के लिए। कस्टमर सर्विस जितनी अच्छी होगी उतना ज़ाहिर है आपकी कंपनी ग्रो भी करती है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन है। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। आज 10 रमज़ान मुबारक है, जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम विसाल है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जिनको इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल, उनका शुमार अहम तरीन इस्लामी शख्सियात में किया जाता है। हज़रत खदीजा जो इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून हैं, और आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने सूरत से, अपनी सीरत के लिहाज से उनको ताहिरा का लक़ब मिला। आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ज़माने की कामयाब ताजरा भी थीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती कारोबार में शरीक किया, और कई मरतबा अपना सामान तिजारत देकर बैरून मुल्क भेजा। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने पैगम्बर इस्लाम से उस वक्त शादी की जब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम के अलावा पैगम्बर इस्लाम की बाकी औलाद हज़रत खदीजा से ही थी। तो आज चूँकि इनका यौम विसाल है, हम उनकी शख्सियत की जब बात करते हैं, क्या कुछ सीखा जा सकता है उनसे, बिलखुसूस आज के अगर हम दौर की बात करें तो इस पर हम बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब साथ मौजूद। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब, हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम अगर उनकी बात करें हम, तो थोड़ा सा पहले अगर हम उनके ज़िंदगी पर बात करना चाहें, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा उस पर। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आई थिंक आजकल के एतबार से जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है वो, और जितनी भी उनकी शान में बात की जाए वो मैं समझता हूँ कम है। अगर आप उनको बहसियत एक बीवी के तौर पर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनका टाइम था,
बैसियत माँ के देखें, बैसियत ये देखें कि उन्होंने सोसाइटी के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी और किस तरह से वो अल्लाह ताला के दीन के साथ जुड़ी, ये सारी चीज़ें अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि जन्नत की जो 4 सरदार ख़वातीन हैं उसमें से एक सईदा खदीजा भी हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, उसके अलावा हज़रत आसिया का जिक्र आया, हज़रत मरियम का जिक्र आया और सईदा फ़ातिमा का जिक्र आया। तो अल्लाह ताला इन सबसे राज़ी हो, ये वो ख़वातीन हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल्स हैं। अब जब बात होती है कि एक मियाँ बीवी का क्या रिलेशनशिप होता है, तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, अभी आपने बात की कि नबूवत से पहले शादी हुई, तो क्या देखकर शादी की थी? आपने सिर्फ उनका अखलाक देखा, उनकी ऑनेस्टी देखी, उनका कैरेक्टर देखा। ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि कितना कमा रहा है, कितना माल है, बल्कि उन्होंने तो उनको अपने पास कैरेक्टर देखा कि अगर एक बंदा इतना ऑनेस्ट है कि जो मेरे बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाके ट्रेड करता है, बिजनेस करता है और वापस आता है, तो कोई माल में ऊंच नीच नहीं होती, हर चीज़ एज़ पर नॉर्मल चल रही है, तो वो उनके इस अखलाक से और किरदार से इतनी मुतासर होती हैं कि निकाह का पैगाम भिजवा देती हैं। अच्छा, अब देखें कि जब वो निकाह हो जाता है, सारे मामला चल रहे हैं, अब नबूवत का वक्त आता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल होती है। अच्छा, उम्र में भी ये उनसे बड़ी थी। अच्छा, और उसके बाद जब नबूवत का वक्त आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि एक लैंडमार्क इवेंट होता है कि जब जिब्रील अमीन जो है गारे हिरा में नाजिल होते हैं और कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और पहली दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़रिश्ते को देख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है ये एक बड़ा ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। अब उस कैफियत से निकलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार की मतलब कैफियत हो जाती है कि ये हुआ क्या, क्योंकि जिब्रील अमीन उनको आके ज़ोर से जकड़ते हैं, एक दफ़ा इक़रा इक़रा 3 दफ़ा उनको जो है ना जकड़ते हैं और फिर कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल कह रहे होते हैं मा अना बिक़ारे, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो फिर वो उनको कहते हैं अल्लाह के नाम पर पढ़ो। अब इस कैफियत में, इस एक्सपीरियंस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के पास जाते हैं जो आपका सबसे करीबी है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो उनका दोस्त भी है, और वो सईदा खदीजा है। यानी किसी के पास नहीं जाते। आप सोचें ना, आज के हालात में एक मर्द है, उसकी लाइफ में इतना ओवरवेलमिंग इवेंट हो जाए, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? किसी दोस्त के पास जाएगा, किसी यार के पास जाएगा, किसी से बात करेगा। लेकिन बीवी के पास अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे मर्दों को भी कि शायद ही वो जाएं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते हैं। और फिर सईदा खदीजा का रद्द अमल क्या होता है? आप बजाय कि उनको किसी न किसी तरीके से कहने में, कि उनको क्रिटिसाइज़ करने में कुछ, आप उनकी तारीफ़ों के ऊपर जो है ना बहुत बड़ी बातें करती हैं कि भाई आप तो वो हैं जो यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले, आप तो वो जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार कमा कर देते हैं, आप तो ये अच्छाइयाँ करते हैं, ये करते हैं, तो अल्लाह कैसे आपको ज़ाया करेगा? ये कैसे हो सकता है? यानी आपको इतना मोटिवेट करना और फिर यानी उनको अपने जो है कज़न जो है वर्का बिन नौफल के पास लेके जाना वैलिडेट कराने के लिए, और वो भी वहाँ पर वैलिडेट करते हैं कि यकीनन जो चीज़ें आपने बयान की हैं ये तो अल्लाह के नबियों के साथ होती हैं। हालांकि वो खुद क्रिश्चियन थे, लेकिन वो भी इस बात पर उन्होंने कह दिया कि अगर जो चीज़ें आपने बताई हैं ये तो हम ये सुनते थे कि अल्लाह के पैगंबरों के साथ ये मामला होता था। तो एक तो ये रोल कि एज अ वाइफ उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना, और यहाँ तक उनके फ़ज़ाइल हैं कि जिब्रील अमीन एक दफ़ा आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, तो कहा कि जो ना सैयदा खदीजा के लिए अल्लाह भी सलाम दे रहे हैं और मैं भी सलाम दे रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एजाज़ की बात है। और फिर ये कि जब वो दुनिया से चली भी जाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदा खदीजा की जो बहन थी, छोटी बहन, उनकी आवाज़ भी ना सैयदा खदीजा से बहुत मिलती थी। तो जब भी कभी वो आती हैं और कहीं उनकी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ती, आप एकदम से उठ जाते और एकदम से वो एक बेचैनी और बेकरारी तारी हो जाती कि शायद खदीजा वापस आ गई हैं। और आपका मामला ये था कि सैयदा खदीजा की जो सहेलियाँ थी, जो उनकी फ्रेंड्स थी, यानी सैयदा खदीजा के दुनिया से जाने के बाद भी आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करते थे, तोहफे तहाइफ का देना, उनके साथ सही तरीके से पेश आना, कि उन्हीं की याद में कि सैयदा खदीजा ने कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। देखिए कितनी बड़ी मिसाल है हम सब बिल्कुल। और देखिए वो क्यों करते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि जब मेरे साथ कोई नहीं था ना तो खदीजा मेरे साथ थी, जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, जब सारी दुनिया ने जो है ना अपना मुंह फेर लिया, अपने फैमिली वालों ने कह दिया, अल्लाह ताला ने कुरान में आयात नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अपने चचा मुखालिफ हो गए, उसकी बीवी मुखालिफ हो गई, लोग जो है वो कहना शुरू हो गए नाउज़ बिल्लाह ऐसे कलमात के कि ये साहिर है, ये काहिन है, ये मजनून है, ये ऐसा, इस तरह की बातें शुरू हो गई। तो उन हालात में सैयदा खदीजा जो थी ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनी। और देखिए वो जो एक फेमस एक्सप्रेशन है इंग्लिश का कि बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ वुमन। राजा साहब, जिस तरह से एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो हमेशा हज़रत खदीजा का जिक्र आता है कि कैसे वो बिजनेस करती थी। और देखिए बिजनेस, बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है।
जो उनके पास माल उनका आया था वो करती थी, लेकिन वो भी उसमें भी देखें कि वो उनका मुकाबला करना ना कि जी वो बिल्कुल बाहर निकल जाती थी, वो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पास रखा था कि जी आप मेरे बिहाफ पर बिज़नेस करें, तो उनको पता था कि मेरी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह मैनेज करना है और जो मेरी बिजनेस जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मैनेज कैसे करना है, बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। और फिर ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद और शादी के बाद ख़ासतौर पर आपने ये सारा जो माल था वो कोई कसर नहीं छोड़ी कि दीन इस्लाम के रास्ते में लगाया जाए। यानी उन्होंने ऑल्दो कमाया भी, तो आमतौर पे जो एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं कि बस अब कमाना है तो बस कमाते ही चले जाना है और लगाना है और नई गाड़ी और नई बंगला और ये वो नहीं। सैयदा खदीजा का जो मेन फोकस था वो ये था कि दीन इस्लाम की खिदमत हो सके। तो जो कुछ था भी माल वो इसी कार खैर में लग गया और देखें कितना बड़ा उनके लिए वो सदका जारी है और कितने वो अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया बना वही माल उनके लिए। और ऐसा जो एक मिसाल उन्होंने कायम की है, एक तरह से जो बहुत सी मिसालें, निकाह का पैगाम खुद भिजवाना। हम तो अभी तक अगर आज के माशरे की बात भी करें नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज़ को कि चाहे खातून की तरफ से निकाह का मामला या खातून की फैमिली की तरफ से कहा जाए, यही कहा जाता है जी मर्द या मर्द की फैमिली की तरफ से ही निकाह का मामला हो, यानी उनकी तरफ से ही प्रपोजल आए। क्यों हम अभी तक इस बहस में हैं? देखिए कुछ हमारे चीज़ें यहाँ पे ना हमने अपनी हमसाय ममालिक से बोरो की हुई हैं, उनका ताल्लुक हमारे दीन से बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे सिर्फ सिंपली कल्चरल मसले मसाइल हैं, वो कल्चर जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अक्सर नौजवानों के साथ ख़ासतौर पर लड़कों से जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ देखो अगर कभी ऐसा हो कि कोई खातून तुम्हारे वालिद तक या इस तरह निकाह का पैगाम पहुँचा देती है कि भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, या फॉर एग्जांपल तुम्हारी मदर से बात करती है कि भाई इस तरह से, तो इसमें ये कोई बुराई नहीं है, ना ये कोई ऐसी बात है क्योंकि देखो वो निकाह की बात कर रही है, वो कोई हराम चीज़ की बात नहीं कर रही, वो बिल्कुल एक शरई तौर पर जायज़ चीज़ का मुतालबा करना चाहती है। और ठीक है अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिस्मिल्लाह कर दे, नहीं समझ में आ रहा है तो प्यार मोहब्बत के साथ आप उसको बात कहते कि नहीं हो सकता। लेकिन देखें उसमें फिर आपको ना एक तो शेखी खोरा होने की कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने 4 दोस्तों में जाके बताएं कि फिलहाल लड़की का रिश्ता भी देखो मेरी तरफ आया। ये सोशली ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा तो ये आपको ना तमीज़ करनी चाहिए। और आपको अपना देखें, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपको किसी ने रिश्ता भिजवा दिया है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुझ नकम्मे नालायक को किसी ने इस काबिल समझा कि निकाह का पैगाम भिजवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इस पे शेखी खोरा होने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनके माँ बाप से मिलें, बातचीत करें। अगर आपको समझ में आता है कि भाई ठीक है आप एक्सेप्ट कर लें, नहीं समझ में आता हो सकता है कोई और आपकी प्रायोरिटीज़ हो, कुछ और प्रेफरेंस हो, आप बड़े प्यार से डिक्लाइन कर देते हैं, लेकिन फिर इसका ढंडोरा नहीं पीटते कि जी इसका रिश्ता देखो मेरी तरफ आया था, इसका रिश्ता आया था। रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा रहना चाहिए, पर्दा भी मेंटेन रहना चाहिए, मर्द के लिए चाहे रिस्पेक्ट दोनों के लिए म्यूचुअल है, बिल्कुल रहना चाहिए। और देखें ये हमें ना अपनी कुछ सोसाइटी की इस्लाह करने के अंदर कुछ प्रोसेसेस को ठीक करना पड़ेगा। उसमें एक तो ये कि जो निकाह वाले मामलात हैं इनको ठीक करना है, फिर ये कि जो हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ऑफन टाइम्स गलत होती हैं कि अगर किसी ने निकाह का पैगाम भिजवा दिया इसका मतलब है कि रिश्ता कबूल है। यानी कि असल में देखें निकाह का पैगाम भिजवाने का मतलब ये होता है कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर मामला समझ में आ गया कर लेंगे, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देयर इज़ नो लव लॉस, हम आराम से अपने अपने रास्तों पर निकल जाएंगे। लेकिन फिर इन चीज़ों को जो है ना वो प्रॉब्लम बना लेना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक एनेक्डोटल बात है कि और शायद कई लोग इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। मेरे एक फैमिली के साथ बात हुई मेरी, तो वो जो लड़की थी उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि मैंने किसी पिक्चर में देखा है कि आप इन साहब के साथ आपका उठना बैठना है, ये आपके जो है ना क्लासेस में आते हैं, तो असल में ना ये मेरे चचा लगते हैं और इनके जो ये मेरे चचा लगते हैं। और हुआ ये था कि इनके बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया, मैंने इनकार कर दिया। हालांकि इनका बेटा बड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन ऑब्वियसली मेरा कहीं और बात चल रही थी, मैंने इनकार कर दिया। अब इनकी और मेरे अब्बू के बीच में यानी भाइयों के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई कि जब इन्होंने इनकार कर दिया, भाई ने कह दिया कि भाई वो निशानी हो सकता, तो इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि जी हमारे बेटे में ऐसी क्या बात थी, बड़े आए आप ये करने वाले वो करने वाले, तो वो दुश्मनी पड़ गई। और अब कहती है कि तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और अब वो हमारी बात नहीं हो रही। और मैंने उनको ये बताया कि देखें कतई ताल्लुकी करना ब्लड रिलेशन से ये तो बहुत बड़ा गुनाह है और ये वो लोग हैं जो पुल सिरात पे पकड़े जाएंगे। तो आपको चाहिए कि इसको फ़ौरन से आप इसको मतलब जो ना रिजॉल्व करें। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि फिर मैं उनके पास गया, वो जो उनके चाचा थे, और उनके साथ क्योंकि सलाम दुआ थी, तो मैंने वैसे ही बातों बातों में पूछा कि जी ख़ानदान में क्या हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि बस वो मेरा बड़ा भाई है, उसके साथ हमारी नहीं बनती। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, उन्होंने बताया। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, इसी वक्त आप एक केक भिजवाएँ, कार्ड भिजवाएं, और जितना भी आपको लगता है प्रॉब्लम है आप भिजवाएं। अपना नंबर भी लिखें, शायद हो सकता है आपका नंबर भी आपने चेंज किया रिसेंटली तो शायद ना पता हो, और आप उसमें लिखें कि
आप मेरे प्यारे भाई हैं, कुछ गलतियाँ हो गई, मैं आपसे जो है ना माफ़ी चाहता हूँ छोटा भाई होने के नाते, कि मेरी तरफ से केक कबूल करें और कार्ड लें, और थैंक यू वेरी मच। आप यकीन करें कि कुछ अर्से के बाद मुझे उसी लड़की का दोबारा से फ़ोन आया, उसने कहा कि पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन मुझे केक वहाँ पे आया था, मेरे जो वाले साहब हैं उन्होंने उनके साथ रब्ता किया और भाइयों के बीच में दोस्ती माशाल्लाह वापस हो गई। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल करना तो फैमिली राज साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। कसुसल अंबिया हमारा सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने उसी ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज किया था। और सदूम की इस पास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनके बासी शैतान के उकसाने पर लवात की बुरी लत में मुब्तला हो गए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस गुनाह से बचाने के लिए बार बार नसीहतें की, बार बार कोशिशें की, लेकिन जब कौम में ये बुराई बहुत ज़्यादा फैल गई और कोई रास्ता बाकी ना रहा, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम से मुकम्मल तौर पर वो मायूस हो गए और उन्होंने अल्लाह ताला से अजाब का मुतालबा कर दिया। कौम लूत पर आसमान से पत्थरों की बारिश की सूरत में अजाब नासिल हुआ, जिससे अजीम शहर के खंडरात इबरत का सामान हो गए। तो आज हम इस मौजूद पर जब बात करेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ हमजिन्स परस्ती, क्या सिर्फ एक ये बुराई थी उनमें जिसकी वजह से अजाब है, कि और बुराइयां भी थीं उस कौम में? इस पर बात करने के लिए इस नशिस्त में हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले तो अहले सदूम की अगर हम बात करें कि जिस तरह बुराइयों की हम बात करें मुब्तला हो गए थे, क्या पस मंज़र था, किस बुराई में मुब्तला होते चले गए थे वो? किनकी परवरिश इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, तरबियत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका तरबियत करने वाला जो टीचर है वो ख़ुद पैगम्बर है। उन्होंने देखा कि व्हेन ही इज़ रेडी इनफ, तो उन्होंने कहा अब आप इस सदूम के इलाके की तरफ जाइए। आप जब वहाँ जाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि वहाँ हम जिन्स परस्ती तो है ही, विच इज़ एन अननेचुरल टास्क, विच इज़ फाइट अगेंस्ट नेचर। दूसरी आम बात ये थी कि वो फाइनेंशियली बहुत करप्ट लोग थे, यानी जब किसी ताजर का माल आता था तो उससे एक सैंपल लेके जाते थे, वापस ना करते थे, और फिर कि वो फाइनेंशियली और के साथ जो मॉरल करप्शन पैदा होती है वो बड़ी नेचुरल थी उस सिस्टम में। दूसरी बात कि वहाँ कर्जे वापस नहीं किया जाते थे, जो कोई किसी से कर्ज लेता था उसे वापस ना करता था। जब दुनिया का नशा आपके सर पे चढ़ता है तो आप में पहली चीज़ आती है गुरूर। वो दूसरी बात इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से की। इन्होंने भी वैसे ही हूद अलैहिस्सलाम की तरह कहा मैं मुआवजा मांगता हूँ तुमसे, क्योंकि फाइनेंशियल करप्ट लोग हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा जा क्या रहा है, मैं तुमसे मुआवजा मांगता हूँ, मैं तुम्हारा जा क्या रहा है, क्योंकि दुनियादार कुछ भी हो जाए दुनिया वापस नहीं करेगा। जैसे हमने पिछली बातों में भी देखा कि वो दुनिया वापस करते हुए घबरा जाएगा, तो वो उस तरफ आना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जब ये बात की तो उन्होंने कहा भाई तुम इस तरह करो, हम पर जो अजाब लाना ले आओ। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन अपने बकरियाँ चरा रहे होते हैं तो देखते हैं कि 3 नौजवान आ गए हैं। तो आप क्योंकि एक पैगंबर हैं तो आप मेहमान नवाज हैं, आपने फ़ौरन एक बकरी ज़बह की और उनके आगे गोश्त रखा, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। तो आप फ़ौरन पहचान गए कि ये इंसान नहीं हो सकते, ये मैं गोश्त नहीं खा रहे। तो आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए आए हैं और हम फरिश्ते हैं। आप बड़े हैरान हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अरे वहाँ तो लूत भी है, उसकी बेगम भी है। उन्होंने कहा उसकी बेगम से भी बहुत उम्मीद मत रखें। और आप जानते हैं कि ये दूसरे पैगंबर हैं हज़रत नूह के बाद, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जिनकी ज़ौजा जो है वो ख़ुद भी उस अजाब का शिकार होंगी। तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, वी हैव द डेटा कि हमने किसको नहीं कुछ कहना और किसको इसका शिकार करना। वही लोग जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं तो वो दुनिया वाले वो सदूम वादी के लोग जो हैं वो आपको तंग करने के लिए, यहाँ पे मेरा अपना एक ख्याल है कि तंग करने के लिए उनके घर को घेर लेते हैं। और क्योंकि जो फरिश्ते हैं वो बिल्कुल नौजवानों की सूरत में आए तो उनको टीज़ करने के लिए कहते हैं कि इनको हमारे हवाले करो और हम इनको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहाँ पे बड़ी है एक कॉन्वर्सेशन है जहाँ पर फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बेटियों से, औरतों से नवाजा है, तुम किन कामों में पड़ गए हो, दिस वॉज द लिमिट। इसके बाद आप वहाँ से कूच करते हैं। जैसे ही आप कूच करते हैं तो वो फरिश्ते अपने असल रूप में वापस आते हैं और आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाएगी। और ये वो मशहूर बात है जहाँ उन्होंने कहा था कोई मुड़कर पीछे ना देखे। तो कुछ में आता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ को चुन लिया गया था कि ये सही राह पर नहीं है और इन पर अजाब आएगा, और एक है कि उन्होंने मुड़कर देखा और एक पत्थर आके उनको भी लगा। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अगर तारुफ पर अब हम आ जाएं, उनके बचपन की भी बात करें, थोड़ा उनकी रूट्स का जिक्र करें, जिस तरह हज़रत इब्राहीम के भतीजे हैं वो,
अब ऐसे में वो वहाँ पर उनका होना, उन हालात में होना, ज़ाहिर है वो तो समझ आ जाता है कि वो वहाँ पर क्यों थे, उन हालात में नबूवत का मिलना, लेकिन थोड़ा सा उनका तारुफ, उनकी ज़िंदगी, उसके पे बात कीजिएगा। ये हारान के बेटे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और आपने जितनी दफ़ा भी हिजरत की आप उनके साथ रहे, और ये उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले आपकी दावत को कबूल किया, राह रास्त पर आए, अल्लाह के नेक बंदे बने, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत की, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो बड़ी सख्तियाँ आईं उन तमाम मौक़ों पर भी आप साथ थे, और आपने ये जान चुके थे कि कोई भी पैगंबर बनने के लिए विद ग्रेट पावर द ग्रेट पेन विल कम अलॉन्ग, एक बड़ा टेस्ट भी आएगा, और वो टेस्ट आपके साथ आया जब आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सदूम की कौम को बार बार नेकी की राह पे ला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, तो आपने उसी तरह कंसिस्टेंटली उनको नेकी का पैगाम देते रहे, वो नहीं माने तो आखिरकार बस हो गई और अल्लाह ताला ने अजाब भेज दिया। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सारी तरबियत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी किसी न किसी रूप और सूरत में शामिल थी। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी बात करें एक कि कैसे शैतान ने उस कौम को बहकाया, कैसे वो इस जानिब आ गए, ज़ाहिर सारी बुराइयाँ, वो ज़ाहिर मॉरल करप्शन, हम जिस परस्ती, उसकी भी हम बात करें, फिर उसके बाद अजाब की अगर हम बात करें, जो कि जिक्र आपने किया भी है, दोनों बातों पर रोशनी डाली। एक, कैसे शैतान ने बरगलाया, क्योंकि ज़रा आपने खुद भी कहा कि ऐसी कौम है जो कि जानती नहीं है, ना वाकिफ़ है खुदा के वजूद से, और दुनिया में इतनी खो गई है, तो शैतान ने कैसे उनको बरगलाया? बिल्कुल, शैतान बड़ी चीज़ यही करता है कि वो दुनिया को आपके लिए आखिरत बना देता है, यानी आपकी आखिरत फिर दुनिया ही बन जाती है। ऐसे लोगों और ऐसी कौमों को मौत के तसव्वुर से बहुत डर आता है, क्योंकि उनके सारे एसेट्स इसी दुनिया में होते हैं। तीसरी बात कि वो मुसाफिर की तरह ज़िंदगी बताना शैतान आपसे छुड़वा देगा। कल हमने ज़ुल्करनैन की बात की, कहा कि ज़ुल्करनैन क्यों नेक समझे गए, क्यों साले समझे गए, गो के पैगंबर कुछ कहते नहीं भी हैं, इसलिए कि उन्होंने बादशाह होते हुए भी एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारी, कि दुनिया पर बादशाहत है तो कैसा अजब बादशाह के बादशाहत तो है, वहाँ गया नहीं हुआ। तो असल वो जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको मुसाफिर बना के भेजता है, एक सियाह की तरह, कि आप सियाहत करें इस दुनिया की, वो सारी बातें शैतान ने उनके जहन में डाली कि लज्जत अभी के अभी हासिल करो, फौरी हासिल करो, सारी की सारी यहाँ हासिल करो, और भाई पैसा ऊपर नीचे हो गया तो कुछ नहीं। और वो जब मोरालिटी की पहली लेयर टूट जाती है, फिर बाकी बुराइयाँ बहाव के साथ शामिल होकर आती हैं। दूसरी बात कि ये अजाब में भी चीख की तरह आया, जैसे हमने पहले भी आपसे फरमाया कि समूद की जो कौम है जिस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे, वहाँ भी चीख, एक साउंड, जब हमने बहुत तफसीलन उससे गुफ्तगू हुई, यहाँ भी पहले चीख की आवाज़ आई जो यकीनन किसी स्टॉर्म की पेशन गोई थी, लेकिन वो हंसते खेलते रहे, लूत के ऊपर बातें करते रहे कि अरे ये तो कहता था कि बड़ा अजाब आएगा। तो जो स्टॉर्म का एक साउंड आता है जो हम सुनते हैं, तो वो उससे कुछ ज़ायद था, और उसके बाद पत्थरों की बारिश हुई और उसने उस पूरी आबादी को तहस नहस कर दिया। और इसके भी आज तक जो खंडरात हैं वो देखे जा सकते हैं सदूम की वादी के, जो कि पहले कभी आबाद थी और उसके बाद इसलिए तबाह कर दी गई कि वो हर तरह से इंसानी मेयार ज़िंदगी से नीचे गुजर चुके थे। और खुरम, ऐसे में ये चीज़ हम सबको देखनी चाहिए कि हम सबका ज़मीर किसी तरह से ना मरे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज़ का एहसास हो रहा है, चाहे आप गलती क्यों ना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका ज़मीर जिंदा है और आप उस चीज़ से पीछे हट सकते हैं। हर वो बुराई नेकी से बेहतर है जिसके बाद आपके दिल में मलाल आ जाए, और हर वो नेकी आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी जो बाद में घुमंड और गरूर बन जाए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतर आए कि इतना खूबसूरत घोड़ा है, बैठती गरूर की फीलिंग आई। और मैंने सुन रखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा अकायदो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि राई के मुताबिक भी गरूर हुआ तो तुम जन्नत की खुशबू ना ले पाओगे। तो बुराई करने के बाद जो ढिठाई आती है वो असल कुफ्र की सूरत अख्तियार करती है। वरना अल्लामा ने भी कहा कि बुराई की एक इफादियत तो है कि इसके बाद आपके दिल में एक मलामत आती है, एक गम आता, अलमनाकी आती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे मैं अपने महबूब से दूर हो गया। तो वो जो बुराई के और बेहयाई के दरमियान का पर्दा है वो यही है कि आप फिर खुल्लम खुल्ला करने लग जाते हैं, आपको अपनी बुराई पर किसी किस्म की नदामत नहीं, एहसास खत्म हो जाता है। और मैं बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे क़ससुल अंबिया, हमारा सेगमेंट जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे। और इसी के साथ आज की ट्रांसमिशन से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।